वेल सो बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? ये लेक्चर नंबर 3A है। कैसे हो आप? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो यहाँ ये लेक्चर नंबर 3A है। कंपोजिशन स्कीम का जो बचा हुआ पार्ट है वो फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं और आगे का डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। डन? आर यू रेडी? यस। कंपोजिशन स्कीम में फिर से थोड़ा स्लो ही पढ़ा रहा हूँ बूस्टर का, इसमें फास्ट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। कल हमने यहाँ पे देखा था कि कंपोजिशन स्कीम अब 10.1 और 10.2 एक ही स्कीम में आ चुका है। तो 10.1 जो है स्पेशली सप्लाई ऑफ गुड्स में मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को अप्लीकेबल है, और सर्विस में एक ही सेक्टर को अप्लीकेबल है, वो है रेस्टोरेंट कैटरिंग को। ओके, 10.1 स्कीम। और 10.2 स्कीम ये जो है ये सब प्रीडोमिनेंटली सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए है, लेकिन मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, सुनिएगा ध्यान से, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर जो 10.1 की स्कीम नहीं ले पा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ओके, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर जो 10.1 की स्कीम नहीं ले पा रहे हैं, स्पेशली वो जो क्राइटेरिया है सर्विस वाला, मार्जिनल सर्विस वाला, उसमें वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो वो 10.2 की स्कीम में जा सकते हैं, 50 लाख की स्कीम में जा सकते हैं। उसके बाद में फटाफट ये देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा था। तो हमने ये कंपैरिजन देखा था कि एक थ्रेशोल्ड और कंपोजिशन और नॉर्मल केस में क्या होता है। उसके बाद में 1.5 करोड़ और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो 75 लाख, एक्सेप्ट ये ध्यान रखना आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर जो है, ओके, उसको अप्लीकेबल नहीं होगी। बाकी तो जो है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट 1.5 CR तक की बेनिफिट रहेगा। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेट क्या है। रेट ये टेबल यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। रेट जो है मैन्युफैक्चरर होगा, मैन्युफैक्चर होगा तो 0.5 ऑफ टर्न और इन स्टेट। रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो 2.5 टर्न और इन स्टेट। और नॉर्मली ट्रेडर होगा तो यहाँ पे 1% टैक्सेबल टर्न इन स्टेट। आज इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन तो करेंगे, हमने लास्ट सेशन में भी किया था। और 10.2 की स्कीम होगी, आई रिपीट 10.2 की स्कीम होगी, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे 6% का स्कीम उसको दिया है, 3% प्लस 3%। ओके, तो 10.2 में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बेटा यहाँ पे, ओके, यस प्रोविजो 2 ये कहता है, ओके, प्रोविजो 2 ये कहता है कि अगर, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, प्रोविजो 2 ये कहता है कि अगर यहाँ मैन्युफैक्चरर ट्रेडर है यानी क्लॉज ए, क्लॉज बी या क्लॉज सी वाले लोग हो गए, तो इन एडिशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स या रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस वो मार्जिनल सर्विस दे सकते हैं। ओके, और कितनी लिमिट तक मार्जिनल सर्विस दे सकते हैं, तो वो यहाँ पे 10% ऑफ टर्न इन स्टेट ऑफ प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 lakhs विच एवर इज हायर। ठीक है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन आया है, ओके, और ये एक्सप्लेनेशन करता है फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोविजो, जब आप टर्न इन स्टेट निकालोगे तो टर्न इन स्टेट में आप इंटरेस्ट या डिस्काउंट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट वो कंसिडर नहीं करोगे। आई रिपीट, जब आप टर्न इन स्टेट निकालोगे तो इंटरेस्ट, ओके, डिस्काउंट, ओके, ऑन लोन वो कंसिडर नहीं करोगे। फिर हमने नेक्स्ट पेज पे प्रॉब्लम सॉल्व किए। ओके, ये प्रॉब्लम में अगर आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं हो या हो तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा, मैन्युफैक्चरर के लिए कैसा, ट्रेडर के लिए कैसा, ये हमने देखा। ट्रेडर के लिए टैक्सेबल लेना है तो मैन्युफैक्चरर के लिए टर्न इन स्टेट में एग्जाम भी ऐड करना है, नील रेट भी ऐड करना है। और रिवर चार्ज में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, ये भी हमने देखा था। रिवर चार्ज में आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, अलग से पे करना पड़ेगा, ये कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा। डन? ओके, यस और नो? ठीक है, चलिए। हम्म, अब बेटा यहाँ पे हम 10.2 की कंडीशंस फॉर कंपोजिशन स्कीम, आई रिपीट 10.2 की कंडीशंस फॉर कंपोजिशन स्कीम। अब सुनिएगा 10.2 की क्या कंडीशन है फॉर कंपोजिशन स्कीम। एक एक कंडीशन हम डिटेल में देखेंगे। पहला, अगर आपको कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू रखनी है ये साल, समझ लो एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपने 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं किया या 75 lakhs के नीचे स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में, तो आपको इस साल कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। पर इस साल कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए क्या कंडीशन है? ओके, तो इस साल कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए पहला, ही इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी 10.1 की स्कीम ऑप्ट कर रहे हो, सुनना, 10.1 की स्कीम ऑप्ट कर रहे हो तो 10.2 में ये कंडीशन है कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस में एंगेज नहीं चाहिए। आई रिपीट, सप्लाई
सप्लाई ऑफ सर्विस में वो एंगेज नहीं चाहिए। हाँ, बट सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1, मतलब क्या, सबसेक्शन 1 में रेस्टोरेंट कैटरिंग अलाउ किया है और एडिशनल सभी को यहाँ पे 10% या 5 लाख अलाउ किया है, उतना वो सर्विस दे सकता है, फिर वो सर्विस टैक्सेबल हो या एग्जम्प्ट हो, उतना वो सर्विस दे सकता है, उससे ज़्यादा उसने सर्विस नहीं देनी चाहिए। समझ में आई क्या बात आपके? उससे ज़्यादा उसने सर्विस नहीं देनी चाहिए। ओके तो वो आप करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम रख सकते हो, कंटिन्यू रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे ही इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉन लिवेबल टू टैक्स, मतलब क्या, अगर आपको कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू रखना है तो आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना चाहिए, आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना चाहिए। उसके बाद में ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द गुड्स, मतलब क्या, उसने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए। वो इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई कर सकता है, यानी अदर स्टेट से खरीद सकता है, लेकिन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता। इस बात का भी उसने पूरा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, he is not make engage, okay, so he is not engaged making any supply of goods through electronic commerce operator who is required to deduct यहाँ पे क्या, टीसी, हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीसीएस, मतलब उसने ऐसे ईसीओ से सप्लाई नहीं करना चाहिए जो टीसीएस डिडक्ट करेगा। अगर उसने ऐसे ईसीओ से सप्लाई कर दिया जो टीसीएस डिडक्ट करेगा तो वो सिचुएशन में कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ की जा सकती है। ओके उसके बाद में ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर, अंडरलाइन वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स एज में बी नोटिफाइड, ओके बिलो। तो मतलब अगर वो ये गुड्स के मैन्युफैक्चर होगा, कौन कौन से गुड्स का मैन्युफैक्चर होगा, आइसक्रीम, ओके, एडिबल आइस हैविंग कोको और नॉट, पान मसाला, एरिएटेड वाटर या टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स होगा, तो इसका मैन्युफैक्चर होगा तो उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। हाँ वो यहाँ पे ट्रेडर होगा या रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो मिल जाएगी। रिस्ट्रिक्शन किसको है, मैन्युफैक्चरर। अगर मैन्युफैक्चरर इस गुड्स का होगा तो उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ओके तो यहाँ पे ये और ये ऐड किया था लास्ट टाइम, जो लास्ट टाइम अमेंडमेंट में आपने पढ़ा होगा, ही इज नीदर अ सीटीपी और नॉर एनआरटीपी, यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का उसने किसी भी सूरत में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहिए, या एनआरटीपी का उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहिए। पहले तो ये रूल में था, अब उन्होंने सेक्शन में स्पेशली ऐड कर दिया है। ओके तो इतनी कंडीशन है। एक तो अगर 10(1) की कंपोजिशन स्कीम आप ले रहे हो तो आप किसी भी सूरत में सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं करनी चाहिए, फिर वो टैक्सेबल हो एग्जम्प्ट हो, लेकिन वो सर्विसेज अलाउड है जो 10(1) में कवर्ड है, रेस्टोरेंट कैटरिंग और मार्जिनल सर्विस आपको अलाउ की गई है। दूसरा, ओके आपने नॉन टैक्सेबल का सप्लाई नहीं करना चाहिए। तीसरा, ओके आपने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए गुड्स का। ओके तो अगर अभी भी लूपहोल देखा जाए तो लूपहोल है कि इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई गुड्स को रिस्ट्रिक्शन है, सर्विस को नहीं। मतलब आप मार्जिनल सर्विस दे रहे हो पर जो भी मार्जिनल सर्विस दे रहे हो वो अदर स्टेट में दे रहे हो तो कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू रहेगी। अभी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ गुड्स है, ये जो है ये अमेंड कर दिया गया, या सर्विस भी लाई गई पर आपके एग्जाम को अप्लीकेबल नहीं है। ओके हाँ, जो नवंबर 21 में आप अपीड हो रहा है तो नवंबर 21 के लिए यहाँ गुड्स एंड सर्विस दोनों भी वर्ड आ चुके हैं। उसके बाद में उसने ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उसकी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ कर ली जाएगी। और वो नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए, और ये ऐड कर दिया सीटीपी और एनआरटीपी। ठीक है, अब बेटा मैं ओके ये सेशन कंप्लीट होने के बाद एंड में ध्यान से सुनिएगा, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद एंड में जो है यहाँ पे एक स्पेशल डिस्कशन करूंगा, क्योंकि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि 10(2) की ये जो सारी कंडीशंस है ये दोनों ईयर में अप्लीकेबल है क्या, यानी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या, अगर लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मैंने कोई इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया होगा, आई रिपीट इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया होगा, तो क्या करंट ईयर में मुझे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी। या फिर करंट ईयर में मैंने यहाँ पे ओके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मैंने ऐसी कोई सप्लाई नहीं की जो यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, और करंट ईयर में सुनना ध्यान से, करंट ईयर में यस मैंने ओके इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर दिया, तो करंट ईयर में तो नो डाउट ओके जिस दिन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर दिया या नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर दिया या आपने मार्जिनल लिमिट से ज़्यादा सर्विस दे दी, तो उसी दिन आपकी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ कर ली जाएगी। आई रिपीट, उसी दिन कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ कर ली जाएगी। इज इट क्लियर? ओके अब देखो बेटा यहाँ पे ओके ये करंट ईयर में तो अप्लीकेबल हो गई, यानी जैसे ही आपने कोई सप्लाई की है तो उसी दिन कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। रिट्रोस्पेक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिव। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी, क्या ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल है क्या, तो इसमें आईसीएआई का ही डिफर इन ओपिनियन है। ओके यहाँ पे सीएमए और सीएस का इसके ऊपर फिलहाल तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन ओके सी इंस्टीट्यूट का डिफर इन ओपिनियन है। वो क्या है, थोड़ा मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ओके ये चैप्टर खत्म होने के बाद, यानी एंडिंग में हम उसके ऊपर एक स्पेशल डिस्कशन करेंगे। और ओके यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर
प्रॉपरली पूरा अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। तो ये 10(2) की कंडीशन हुई। फिर एक प्रोविजो है बेटा, और ये प्रोविजो क्या कहती है, ध्यान से सुनना, ये प्रोविजो क्या कहती है। ये प्रोविजो ये कहती है कि यहाँ पे अगर कंपोजिशन स्कीम मिलेगी तो सबको मिलेगी, ओके। आप इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन वाइज कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। मतलब क्या, आपका एक ब्रांच महाराष्ट्र में, दूसरा ब्रांच ओके गुजरात में, तीसरा केरला में, चौथा यहाँ पे दिल्ली में, तो आप सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ले रहे हो, ओके महाराष्ट्र के लिए ले रहे हो और बाकी किसी और के लिए नहीं ले रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर कंपोजिशन स्कीम मिलेगी तो यहाँ पे सबको मिलेगी। आई रिपीट, कंपोजिशन स्कीम मिलेगी तो सबको मिलेगी, ओके। अगर एक भी एलिजिबल नहीं रहा, आई रिपीट, अगर एक भी एलिजिबल नहीं रहा तो फिर किसी को भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि अगर आपकी कोई यूनिट स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में है, अगर ओके यहाँ पे मणिपुर वगैरह स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में है और वहाँ तो 75 लाख का ही लिमिट है, तो एक यूनिट आपका महाराष्ट्र में, एक यूनिट समझ लो मणिपुर में, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में 75 लाख का लिमिट है। अब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 90 लाख हुआ, सुनना मेरी बात, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 90 लाख हुआ तो ये 90 लाख जो एग्रीगेट टर्नओवर आपका हुआ, तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में, आई रिपीट, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा क्योंकि वहां 75 लाख से ज्यादा हो गया, ओके। पर महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ के नीचे है। लेकिन अगर एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिली तो आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये बहुत स्ट्रिक्ट फंडा है इस प्रोविजो का कि अगर एक जगह नहीं मिली तो बाकी और कहीं पे भी आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? ओके, तो ये था 10(2). ओके, चलिए यहां पे सेक्शन 10(1) की प्रोविजो 2, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये प्रोविजो 2 क्या कहती है, मैंने अलग से वापस ले लिया यहाँ पे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हु ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए यानी मैन्युफैक्चरर, क्लॉज बी यानी रेस्टोरेंट कैटरिंग और क्लॉज सी, यानी यहाँ पे क्लॉज ए, बी और सी में जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ली, मे सप्लाई सर्विसेज, अंडरलाइन, वो सर्विसेज दे सकते हैं। इट मे बी टैक्सेबल प्लस एग्जाम, यहां लिख सकते हो, ओके। सर्विसेज ही क्या है, मतलब टैक्सेबल प्लस एग्जाम, ओके, दोनों मिला के। अदर देन दोज रेफर्ड इन क्लॉज बी ऑफ पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 2, दैट इज रेस्टोरेंट कैटरिंग। इसका मीनिंग मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी तो ऐसा समझ लो, मे सप्लाई सर्विस ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब वो करंट ईयर में 10% का सर्विस दे सकते हैं, पर करंट ईयर का 10% जो निकालेंगे वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर इन स्टेट का निकालेंगे। आई रिपीट, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर इन स्टेट का निकालेंगे और ₹5 लाख whichever is higher। और साथ साथ में 10(2)A भी पढ़ लेता हूं। अभी अभी हमने एक कंडीशन देखी थी 10(2)A की। क्या कंडीशन देखी थी बेटा 10(2)A की? कि सो अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 ही इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब जितना यहां अलाउ किया है, ये इसको मैं कहूंगा परमिसिबल लिमिट। तो मैन्युफैक्चरर को, रेस्टोरेंट कैटरिंग को या ट्रेडर को जितना ये परमिसिबल लिमिट दिया है, इसके एडिशनल वो जो है ओके सर्विस नहीं देंगे। अगर इससे एडिशनल उन्होंने सर्विस दे दिया तो उसी दिन कंपोजिशन लेवी विड्रॉ कर ली जाएगी। आई रिपीट, उसी दिन कंपोजिशन लेवी विड्रॉ कर ली जाएगी। इज इट क्लियर? तो थोड़ा इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट, ये क्यों लाया गया प्रोविजो 2? बाय सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 में लाया गया। जब जीएसटी आया तब तो नहीं था, पर बाद में लाया गया। बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं। पहले जब 10(2)A था, 10(2)A था पहले, तो 10(2)A जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट था। 10(2)A में आपने वहां स्क्रैच करना, जस्ट मैं स्क्रैच कर रहा हूं आपको समझने के लिए। ये लाइन ही नहीं थी, अनलेस से अदरवाइज। ये था कि ही इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब जो 10(1) की स्कीम ले रहा है उसने सर्विस नहीं देनी चाहिए कोई दूसरी। अगर ₹1 की भी कोई सर्विस दे दी, फिर वो टैक्सेबल हो या एग्जम्प्ट हो, ₹1 की भी वो सर्विस दे दी तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। इतना स्ट्रिक्ट कंडीशन था 10(2)A का। लोग तो परेशान हो गए। ओके, ये तो बाद में लाया गया से अदरवाइज। ओके, अदरवाइज पहले तो ऐसा था कि अगर कोई भी सर्विस आपने ₹1 की भी दे दी तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। अब बेटा एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट सर्विस है, वो बात अलग है कि वो एग्जम्प्ट है, पर सर्विस तो है ना।
आप समझ रहे हो? ओके, सर्विस तो है ना। तो अब समझ लो एक मैन्युफैक्चरर का सेविंग अकाउंट है, डिपॉजिट है, एफडी है और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब मैन्युफैक्चरर ट्रेडर का तो सेविंग अकाउंट रहेगा ही, ओके, एफडी रहेगी और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट मिला, सर्विस है। अब वो सर्विस क्यों ना एग्जम्प्ट हो, पर सर्विस है ना, मतलब ही इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, अरे नहीं मिलेगी। अब बहुत सी बार एक ट्रेडर जो है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए गुड्स के साथ एसी बेच रहा है, फैन बेच रहा है, तो इंस्टॉलेशन सर्विस दे भी देता है, उसका रिपेयर सर्विस भी दे देता है। आपने सर्विस दी, जाओ, तुम्हें कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। अब बेटा ऐसा इंडिया में कौन सा मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर होगा जिसका सेविंग अकाउंट नहीं होगा और इंटरेस्ट कमा नहीं रहा होगा? कौन सा एफडी होगा और इंटरेस्ट कमा नहीं रहा होगा? तो ऐसे केस में तो किसी को नहीं मिलेगी कंपोजिशन लेवी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट मिला, सर्विस है, क्यों ना वो एग्जम्प्ट हो, कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। आपने थोड़ी सी भी सर्विस दे दी, नहीं मिलेगी, तो इंडस्ट्री नाराज हो गई। ओके, और ये क्या लगा के रखा आपने कि मैं कोई सर्विस दे ही नहीं सकता हूं? अरे कोई बिजनेस किया है आपने बिना सर्विस का आज तक? नालायक। ओके, ऐसा नहीं चलेगा, इतना स्ट्रिक्ट थोड़ी चलेगा आपको। तो फिर इंडस्ट्री के डिमांड पे उन्होंने अलाउ किया कि चलो चलो चलो, सॉरी 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 सॉरी, ओके, थोड़ा सर्विस अलाउ करता है, देना पड़ता है सर्विस, और नहीं तो तुम्हारा तो इंटरेस्ट मिला तो चले जाएगा। तो ऐसे केस में उन्होंने सर्विस अलाउ किया, और ये मार्जिनल सर्विस कि करंट ईयर में आप 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट या 5 लाख, ओके, इतना सर्विस दे सकते हो अपने गुड्स के साथ या रेस्टोरेंट कैटरिंग के साथ या फिर यहाँ पे ट्रेडिंग के साथ। अब दूसरा पॉइंट समझ लो, यहाँ पे जब आप 10% निकालोगे तो 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी करंट ईयर में 10% तक का सर्विस आप दे सकते हो। पर ये कैसे निकालोगे? तो टर्नओवर ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के बेस पे निकाला जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? चलो, आपको ये हिस्ट्री समझ में आई होगी। तो मैंने दिया है बेटा कि क्या प्रॉब्लम जा रहे थे, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसलिए प्रोविजो 2 लाया गया और ये लिमिट उनको दी गई। पूरी हिस्ट्री मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। चलिए अब थोड़ा आगे की डिस्कशन पे आते हैं, एनालिसिस करते हैं प्रोविजो 2 का। देयरफॉर मैन्युफैक्चरर ट्रेडर मे प्रोवाइड द सर्विस अप टू फॉलोइंग लिमिट्स। जैसा टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 10 लाख है, तो 10% ऑफ सच 10 lakhs 1 लाख और रुपीज 5 lakhs विच एवर इज हायर, मतलब उसको परमिसिबल लिमिट मिली 5 लाख की। अगर 20 लाख है पिछले साल का टर्नओवर इन स्टेट, तो उसका 10% है 2 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, यानी 5 लाख का सर्विस मिला। और बेटा आपके जो भी डाउट्स क्वेश्चन आया ना, सिर्फ लिख के रखो, मेरे पूरे एक्सप्लेनेशन में सॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, सभी डाउट्स आप मेरे एक्सप्लेनेशन में सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद में अगर उसका 60 लाख होगा तो 6 लाख या 5 लाख, तो विच एवर इज हायर, तो क्या हो गया बेटा, 6 लाख तक वो यहाँ पे सर्विस ओके दे सकता है। तो इस तरह से आपको 10% का मार्जिन सर्विस निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे लिमिट इज अवेलेबल स्टेट वाइज। कम ऑन, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आपको ये लिमिट स्टेट वाइज है। समझ लो आपकी एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच गुजरात में, एक ब्रांच दिल्ली में, और आप सभी जगह कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो, तो आपको ये जो 10% या 5 लाख हर स्टेट में मिलेगी। यानी महाराष्ट्र में भी मिलेगी। सुनना, महाराष्ट्र में भी आप सर्विस कितना दे सकते हो? ओके, तो यहाँ पे 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर, गुजरात में भी 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर, ओके, दिल्ली में भी 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर। तो ये जो लिमिट मिलेगी ये स्टेट वाइज मिलेगी, और उस स्टेट का प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का जितना टर्नओवर होगा उसका 10%। लेकिन ख्याल रहे, आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग सर्विसेज। इंक्लूडिंग सर्विसेज यानी जो आप मार्जिनल सर्विस दे रहे हो हर स्टेट में, प्लस आप गुड सप्लाई कर रहे हो, आपको कंपोजिशन स्कीम जो है 1.5 करोड़ तक ही मिलेगी, इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ सर्विसेज। पर ये जो लिमिट है आपको स्टेट वाइज दिया है। पढ़ता हूं एग्जाम्पल। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर ए ड्यूरिंग प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 90 lakhs, 30 lakhs in MP, 60 lakhs in Maharashtra. If the 10% threshold was considered on the basis of aggregate turnover, then it would be eligible to provide the service only of 9 lakhs, क्योंकि 90 lakhs का 10% 9 lakhs ही हुआ। Okay, higher of 10% or 5 lakhs. However, if turnover in union territory and state wise consider करोगे, then he will be allowed to provide the services amount to rupees, okay, यहाँ पे 5 lakhs in MP and 6 lakhs in
ओके महाराष्ट्र कैसे आया 5 लाख? एमपी का टर्नओवर था 3 लाख, 3 लाख का 10% और 5 लाख विच ओवर इज आया यानी 5 लाख हो गया, और 60 लाख का 10% और 5 लाख विच ओवर इज आया यानी 6 लाख हो गया। तो स्टेट वाइज लेंगे तो उसको जो लिमिट मिल रही है वो तो 11 लाख मिल रही है। देयरफॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन टोटलिटी ही विल अलाउड टू प्रोवाइड, he will be allowed to provide services amounting to 11 lakh, which is rupees 2 lakh more than what he would have been provided in aggregate turnover. Thus due care must be taken regard while calculating the threshold amount. Be careful, मतलब उसका ये जो 10% निकाला जाएगा वो स्टेट वाइज लिया जाएगा, वो एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे नहीं लिया जाएगा। आई रिपीट, एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे नहीं लिया जाएगा। आपको ये बात समझ में आई बेटा? यस और नो? देखिए अब बेटा यहां पे मीनिंग ऑफ अदर देन दोस रेफर्ड इन क्लॉज बी ऑफ पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 2 इन प्रोविजो 2। देखिए अब ध्यान से देखना यहां पे वो क्या कहना चाहते हैं। अगर आप 10(1) में आओगे तो 10(1) में ही कैन मे सप्लाई सर्विस, यानी अब ध्यान से सुनना, अगर प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हु ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए, मतलब मैन्युफैक्चरर में सप्लाई सर्विसेज, बी रेस्टोरेंट और कैटरिंग में सप्लाई सर्विस, यानी रेस्टोरेंट और कैटरिंग भी ये एडिशनल सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ऑलरेडी उसकी सर्विस है पर वो एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। और सी ट्रेडर भी ये एडिशनल सर्विस मार्जिनल सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। में सप्लाई सर्विसेज अदर देन दोज, कम ऑन, अदर देन दोज रेफर्ड इन क्लॉज बी ऑफ पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 2। अब सर ये अदर देन दोज का मीनिंग कैसे लेना? मतलब क्या हम मीनिंग इसको ऐसा ले कि भाई रेस्टोरेंट कैटरिंग वाले को ये लिमिट नहीं मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, इसका मीनिंग ऐसा मत लो, इसका मीनिंग ऐसा मत लो। ओके, रेस्टोरेंट कैटरिंग वाले को ये मार्जिनल सर्विस मिलेगी बेटा, ये तो दिया ही उन्होंने कि ए बी और सी तीनों को ये सर्विस मार्जिनल लिमिट मिलेगी। फिर सर इसका मतलब क्या? अदर देन दोस रेफर्ड इन क्लॉज बी ऑफ पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 2। इसका मतलब ऐसा है बेटा, चलो ये टेबल से आपको समझाना चाहूंगा कि उसका मीनिंग वो क्या देना चाहते हैं। ओके, मीनिंग अदर देन दोस रेफर्ड इन क्लॉज बी ऑफ पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 2 इन प्रोविजो 2। अब देखो क्या हुआ, हल्दीराम का एग्जाम्पल लेता हूं। हल्दीराम मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसकी रेस्टोरेंट सर्विस भी है और उसको उसकी अदर सर्विसेज भी है। अब अदर सर्विस में कुछ भी ले लो यार, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्लेस, उसने क्या किया, हल्दीराम के सामने किसी को स्टॉल पे लगाने के लिए कमर्शियल प्लेस दे दिया, रेंट पे दे दिया, अदर सर्विस है। इंटरेस्ट मिल रहा है, अदर सर्विस है। तो उसकी कोई भी अदर सर्विस होगी। तो अब देखो वो क्या कहते हैं, देखो हल्दीराम का टर्नओवर जो है, सुनना, हल्दीराम का टर्नओवर गुड्स का समझ लो 40 लाख रुपए है, गुड्स का 40 लाख रुपए है, रेस्टोरेंट का 10 लाख रुपए है। ओके, और उसने अपने सामने यहाँ पे पानीपुरी वाले को स्टॉल के लिए जगह दे दी, उसका रेंट आ रहा है, किसी और को जगह दी, उसका रेंट आ रहा है। तो उसका 5 लाख रुपए उसका मिल रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप ये मार्जिनल लिमिट निकाल रहे हो 10%, समझ लो हल्दीराम का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट था 90 लाख, तो 90 लाख का 10% यानी कितना हुआ 9। तो ये जो 9 मिला आपको मार्जिनल, इसमें अगर आप रेस्टोरेंट कवर कर लोगे, यानी अगर आपका कहना है सर सर्विस के लिए 9 लाख मिला, तो करंट ईयर में ये 9 लाख में रेस्टोरेंट भी कंसिडर कर लो, तो फिर रेस्टोरेंट का उसका टर्नओवर 10 लाख था और बाकी का 5 लाख था, तो उसका जो मार्जिनल लिमिट मिला वो तो रेस्टोरेंट में चले गया, रेस्टोरेंट में चले गया, जबकि रेस्टोरेंट तो वैसे ही 1.5 करोड़ तक अलाउड है। कम ऑन यार, रेस्टोरेंट क्लॉज बी में वो 10(1) की स्कीम वैसे ही ले सकता है। तो उनका कहना क्या है, अब थोड़ा मेरी बात अच्छे समझ लो। उनका ये कहना है कि ये जो मार्जिनल लिमिट मिली है आपको 10% और 5 लाख, इसमें आप रेस्टोरेंट वाला कंसीडर मत करो, वो वैसे ही 1.5 करोड़ में अलाउड है। यानी अदर देन दिस रेस्टोरेंट कैटरिंग, मतलब ये जो एक्स्ट्रा मिला है 10%, ये प्योरली एक्स्ट्रा मिला है, इसमें रेस्टोरेंट मत कंसीडर करना, क्योंकि रेस्टोरेंट ऑलरेडी कवर्ड है। नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी कि जो हमको एक्स्ट्रा सर्विस के लिए मिला वो रेस्टोरेंट में खत्म हो गया, बाकी अब क्या करें। तो ऐसे केस में अदर देन रेफर्ड इन क्लॉज बी का मतलब ये होता है कि ये जो एक्स्ट्रा सर्विस मिली है 10% और 5%, इसमें रेस्टोरेंट कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका
1.5 करोड़ के लिमिट में। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अज्यूम द टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इज 40 लाख, पिछले साल का 40 लाख था। सप्लायर मैन्युफैक्चरर है, अब करंट ईयर का उसका टर्नओवर है सप्लाई ऑफ गुड्स का 30 लाख, रेस्टोरेंट कैटरिंग का 8 लाख। ओके, तो अब अगर रेस्टोरेंट कैटरिंग का 8 लाख है तो उसको और एडिशनल मार्जिनल लिमिट उसको कितनी मिलेगी? ओके, तो ये मार्जिनल लिमिट प्रोविजो 2 के हिसाब से 10% ऑफ 40 लाख यानी 4 लाख या 5 लाख विच एवर इज हायर, तो उसको 5 लाख की लिमिट मिलेगी। तो ऐसे केस में एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस बिलो 1.5 CR, यहां पे ये ना बेटा बिलो ये 40 लाख कर देना। ओके, बिलो 1.5 CR मतलब 40 लाख, तो उसे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। और ये जो बेटा फॉर कैलकुलेशन ऑफ लिमिट ऑफ रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग, ओके, फॉर कैलकुलेशन ऑफ लिमिट ऑफ प्रोविजो 2, ओके, टर्नओवर ऑफ रेस्टोरेंट कैटरिंग शैल नॉट बी कंसीडर। मतलब क्या? मतलब ये जो लिमिट मिलेगी सर्विस के लिए एक्स्ट्रा मिलेगी। ओके, रेस्टोरेंट कैटरिंग तो ऑलरेडी उसका कवर्ड है। ओके, ऑलरेडी उसका कवर्ड है, तो यहाँ पे सॉरी नहीं नहीं बराबर है 40 से। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके, सर्विस इज बिलो 1.5 CR, मतलब 1.5 कैसे? 30 प्लस 8, 38 और 5 लाख आपको सर्विस के मिला यानी 43, यानी आपकी लिमिट क्रॉस नहीं हुई है। ओके, तो दिस एक्स्ट्रा बेनिफिट इज अवेलेबल, यहां लिख दो एक्स्ट्रा मार्जिनल सर्विस। ओके, तो ये मार्जिनल सर्विस आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, उसमें रेस्टोरेंट कैटरिंग कंसीडर नहीं होगा। सेकेंड एग्जांपल नीचे दिया गया है, ट्रेडर है, 40 लाख गुड से आया, सर्विस रेस्टोरेंट भी है उसका 20 लाख आया, तो अगेन इसको 5 लाख का एक्स्ट्रा लिमिट मिलेगा, यानी 65 लाख हो गया, यानी सर्विस उसका 20 प्लस 5, ओके, 25 भी हुआ तो भी उसकी कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू रहेगी। और रेस्टोरेंट कैटरिंग, हाँ, अब वो रेस्टोरेंट कैटरिंग है तो यहां पे हाँ रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस होगी और उसने गुड सप्लाई किया 5 लाख का, ये निकाल दो, और 60 लाख की सर्विस उसने रेस्टोरेंट कैटरिंग दी, तो रेस्टोरेंट कैटरिंग को भी ये मार्जिनल मिल सर्विस मिलेगी, यानी इन एडिशन टू गुड्स प्लस सर्विस उसने दिया है प्लस 5 लाख का एक्स्ट्रा उसका ही मिलेगा। मेरा बस ये टेबल से इतना ही कहना है बेटा कि जब आप ये 10% एडिशनल मार्जिन का निकालोगे तो ये 10% एडिशनल मार्जिन में बेटा रेस्टोरेंट कैटरिंग कंसिडर नहीं मिल किया जाएगा। ओके, यानी मिलेगा तीनों को भी मार्जिनल लिमिट, लेकिन जो सर्विस आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उसमें रेस्टोरेंट कंसिडर नहीं होगा, वो ऑलरेडी कवर्ड है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये था कंसेप्ट रिगार्डिंग टू हमारा ये प्रोविजो से रिलेटेड। ओके, वेल अगर आप नीचे आओगे बेटा तो नीचे यहाँ पे एक टाइटल दिया है मैंने, ठीक है, वो टाइटल क्या कहता है? द रिस्ट्रिक्टिव लिमिट ऑफ प्रोविजो 2 रीड विथ सेक्शन 10(2)(a also applicable for calculating aggregate turnover of preceding financial year to decide the eligibility of composition scheme in current financial year। अब बेटा ये डिस्कशन तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता एग्जाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे 10(2) की कंडीशन हमने देखी थी और 10(2) के कंडीशन में हमने ये देखा था कि जो कंडीशंस है, ओके, 10(2) की 10(2)(a) में अगर आपको याद होगा तो कंडीशन है कि आपने एक अनलेस अदरवाइज सेव्ड यू, ओके, आपने सर्विस नहीं देना चाहिए, आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना चाहिए, आपने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये जो कंडीशंस थी बेटा, ये कंडीशंस प्रीवियस ईयर एज वेल एज करंट ईयर दोनों के लिए थी। मतलब हम प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर क्यों लेते हैं? हम प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर इसलिए लेते हैं क्योंकि करंट ईयर में हमें ये कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल होगी या नहीं होगी। तो जब आप प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हो तो उसमें भी आपको ये कंडीशंस देखना पड़ेगा
जहाँ तक है, आई रिपीट, उसमें भी आपको ये कंडीशंस देखना पड़ेगा कि यहाँ पे उसने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया है क्या नहीं किया है, या उसने कोई सर्विसेज दिया है या नहीं दिया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो है मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मतलब क्या, मतलब आपने पिछले साल अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया और वो क्लाइंट का आप पिछले साल का डेटा देख रहे हो फॉर डिसाइडिंग द कंपोजिशन स्कीम इन करंट फाइनेंशियल ईयर, तो वो क्लाइंट का आप ये देख रहे हो कि कई इसने पिछले साल सर्विस तो दी है, आपके क्लाइंट ने सर्विसेज तो दी है, पर एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा तो नहीं दे दी पिछले साल। हाँ, हम करंट ईयर की बात नहीं कर रहे, करंट ईयर का तो लिमिट हम निकालेंगे ही, पर पिछले साल इसने परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा तो नहीं दे दी। थोड़ा उस एग्जाम्पल को हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, और फिर मैं यहाँ एग्जाम्पल लूँगा, आपने कॉपी कर लेना बाद में, देखिएगा। ठीक है, तो ये जो है मैं जस्ट एग्जाम्पल आपको समझने के लिए ले रहा हूँ। मैं ईयर, ओके, 1920, 2021 और 21-22, इस एग्जाम्पल में मेरा करंट फिनेंशियल ईयर 21-22 है। आई रिपीट, इस एग्जाम्पल में मेरा करंट फिनेंशियल ईयर 21-22 है। मेरा प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर जो है वो यहाँ पे 2021 है, और उसका प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर 1920 है। अब क्लाइंट आया है, मेरे सामने बैठा हुआ है, ओके, और उसको करंट फिनेंशियल ईयर में ओके कंपोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे ये बताना है उसको। तो ये सिचुएशन में करंट फिनेंशियल ईयर में कैसे बताओ कि उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर का उसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से नीचे है, और 10-2 की सभी कंडीशंस उसने फुलफिल कर दी है। तो ऐसे केस में ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसे केस में बेटा यहाँ पे अब जब मैं प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर ले रहा हूँ बेटा, तो मैंने देखा कि बंदे ने प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर में सर्विसेज भी दी है, यानी 75 लाख का उसने गुड्स सप्लाई किया है और 15 लाख की सर्विस दी है। तो अब प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर में ये सर्विस परमिसिबल लिमिट में है या नहीं है, ओके, यानी उसने जो भी, यानी जब प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर उसका करंट ईयर था, तो वो इसमें उसने परमिसिबल लिमिट में सर्विस दिया है नहीं दिया, मुझे चेक करना है। तो ये तो चेक अब कैसे करूँगा, तो उस, क्योंकि यहाँ पे आपको, यानी थोड़ा ये पॉइंट को समझना, जब आपका ये करंट ईयर था, जब ये आप करंट ईयर था तो आपको 10% अलाउड था, 10% ऑफ प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर, मतलब ये फिनेंशियल ईयर का प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, 1920। 1920 में उसका टर्नओवर इन स्टेट था ओके 80 लैक्स, 80 लैक्स का जो 10% होता है 5 लैक्स, मतलब क्या, ओके, यहाँ पे ये 2021 में उसको परमिसिबल लिमिट थी सिर्फ 5 लैक्स। मेरी बात समझ रहे हो, ओके। तो परमिसिबल लिमिट जो थी उसको, सॉरी सॉरी, 80 लैक्स का 8 लैक्स और 5 लैक्स विच इज आया। तो ये फिनेंशियल ईयर में ओके जहाँ तक है 2021 में यहाँ उसको सर्विस अलाउड थी सिर्फ 8 लैक्स की, लेकिन उसने एक्चुअल सर्विस कितनी दे दिया, 15 लाख की। मतलब क्या, मतलब उसने ओके प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर में सर्विसेज परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा दे दी। अगर उसने सर्विसेज परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा दे दी तो ऐसे केस में करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ये पूरे एग्जाम्पल में सिर्फ मुझे ये समझाना है कि आपको प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी देखना है कि उसकी 10-A के हिसाब से उसकी सर्विस विद इन परमिसिबल लिमिट है या नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको लिखना है तो लिख लो फटाफट। ओके, हाँ, यस, एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं जाएगी कि उसके पहले वाले का था फिर परमिसिबल लिमिट और एक्सेट्रा। ओके, आपको करंट ईयर में निकालने लगाएंगे, लेकिन ओके जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। तो इन करंट फाइनेंशियल ईयर कंपोजिशन स्कीम इज नॉट अवेलेबल बिकॉज अ पर्सन सप्लाइड द सर्विस इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर मोर देन परमिसिबल लिमिट अंडर प्रोविजो 2। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये फटाफट एग्जाम्पल लिख लो, पहले फोटो निकाल लो फिर एग्जाम्पल लिखो। फास्ट बेटा।
चलिए ठीक है, अगर ये तो केस वन हमने देखी कि यहाँ पे आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, डन। अब मैं थोड़ा केस टू लेता हूँ यहाँ पे, हो गया आपका? नहीं तो पॉज कर लेना, ओके। अदरवाइज आपने एक आदत तो लगा देना, पिक्चर निकाल लेना, ठीक है। तो अब केस टू यानी क्या? अगर यही एग्जांपल को मैं ऐसा लूँ कि मैंने, ओके, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा टर्नओवर 80 लाख था, कम ऑन, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 80 लाख था 1920 में, उसका मुझे जहाँ तक है, एक मिनट ये यहाँ से स्क्रैच कर दो, 10% 8 लाख मिला। और मैंने एक्चुअल सर्विस, अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, एक्चुअल सर्विस मैंने 5 लाख की दी, यानी विच इज बिलो 8 लैक्स। मुझे परमिसिबल लिमिट मिली थी 8 लैक्स की, 5 लाख की दी। तो अब मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर आया, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में मैंने 10(a) की कंडीशन फुलफिल किया क्या? यस, क्योंकि मैंने पिछले साल परमिसिबल लिमिट के अंदर सर्विस दी, तो मतलब मैंने 10(a) की कंडीशन फुलफिल कर दी। और अगर मैंने कंडीशन 10(a) की फुलफिल कर दी तो करंट फाइनेंशियल ईयर में मुझे जहाँ तक देखा जाए तो ओके कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। तो चलो ये केस टू जगह होगी तो वहाँ फटाफट लिख लो, ये फोटो निकाल लो। ठीक है, चलिए, तो ये हमने कंसेप्ट देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे कि प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10(a) की कंडीशन कैसे चेक की जाएगी। तो उसके पहले वाले ईयर का जो टर्नओवर है उसका 10% जो है वो 10% निकाला जाएगा, और प्रेसिडिंग मेरे क्लाइंट ने पिछले साल ओके वो लिमिट के अंदर सर्विस दिया होगा तो करंट फाइनेंशियल ईयर में मुझे ये कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कंसेप्ट देखा यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा एक स्पेशल डिस्कशन मुझे करना है। कंपोजिशन लेवी कैन बी विड्रॉन इन करंट फाइनेंशियल ईयर इफ सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सीड्स द लिमिट एज मेंशन इन प्रोविजो 2। मतलब क्या? मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में जितना आपको मार्जिनल सर्विस का लिमिट मिला है, कितना 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो ये जो मार्जिनल सर्विस का जो आपको लिमिट मिला है करंट फाइनेंशियल ईयर में, ये जिस दिन आपका क्रॉस हो जाएगा आपका कंपोजिशन स्कीम उसी दिन विड्रॉ हो जाएगा। आई रिपीट, कंपोजिशन स्कीम उसी दिन विड्रॉ हो जाएगा, फिर आपका 1.5 करोड़ या 75 लाख क्रॉस हुआ हो या ना हो। ठीक है, तो अब थोड़ा मैं यहाँ पे आपको इस ये एक्सप्लेनेशन को समझाना चाहता हूँ। तो पहले मैं डायग्राम से समझाऊंगा और फिर वो डायग्राम आपने कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे ये पूरी डायग्राम देखिएगा। मेरा प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर है 2021, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर है 2021, करंट फाइनेंशियल ईयर है 21-22। करंट फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल मई जून जुलाई मैंने ये मंथ ली है। अब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मैंने गुड सप्लाई किया 75 लाख का, सर्विस सप्लाई की 5 लाख की, टोटल 80 लाख। अज्यूम करना कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरी सर्विस विद इन परमिसिबल लिमिट है, तो ऐसे केस में यहाँ पे मेरा एग्रीगेट टर्नओवर हुआ 80 लैक्स। अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर बेटा 80 लैक्स होता है तो मैं 1.5 करोड़ के नीचे हूँ, 1.5 करोड़ के नीचे हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ फॉर कंपोजिशन लेवी। आई रिपीट, मैं एलिजिबल हूँ फॉर कंपोजिशन लेवी। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे ओके कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करूँगा। अब अप्रैल में मेरा गुड्स का सप्लाई हुआ 20 लाख और सर्विस का सप्लाई हुआ 5 लाख, ऐसा मेरा टर्नओवर ओके इन स्टेट जो अप्रैल का था वो 25 लाख था। अब देखो पहला सवाल फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ? एग्जाम्पल लो, मैन्युफैक्चरर हूँ, ट्रेडर हूँ, ओके और मैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हो आप। ओके, कितने लिमिट तक मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ? तो मैं जो है यहाँ पे ओके पिछले साल का जो मेरा
टर्नओवर इन स्टेट था, तो समझ लो मेरा टर्नओवर इन स्टेट 80 लाख था, तो 80 लाख का 10% यानी मैं 8 लाख तक का सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, यानी 8 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो जहाँ तक देखा जाए तो मैं 8 लाख तक का सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। डन। तो चलिए, अच्छी बात है। तो मैंने अप्रैल में 5 लाख का सर्विस प्रोवाइड कर दिया, तो 5 लाख का सर्विस प्रोवाइड हो गया, तो 8 में से 5 निकल गया। फिर मई आया, ओके, मई में मैंने 30 लाख का गुड सप्लाई किया और 1 लाख का 2 लाख का सर्विस दिया, तो अभी भी मैं विद इन लिमिट हूँ। आपको क्यूमुलेटिव चलना पड़ेगा। और फिर जून में 10 जून को मैंने गुड्स तो 20 लाख का ही किया, ओके, लेकिन सर्विस 1 लाख की मैंने सर्विस सप्लाई कर दी। चलो, अगर मेरी सर्विस 1 लाख की सप्लाई हुई, मतलब मेरा लिमिट यहाँ 8 लाख का खत्म हो गया। इसके बाद मैंने 1 रुपए की भी सर्विस नहीं देना चाहिए। गुड्स चलेगा, गुड्स चलेगा, 1.5 करोड़ तक चलेगा। अभी तक मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना हुआ? तो ओके, एग्रीगेट टर्नओवर 25 प्लस 32 प्लस यहाँ पे कितना 21 लैक्स, यानी 68 लैक्स हुआ। 68 लैक्स में 8 लाख का ओके लिमिट खत्म हो गया। अब इसके बाद में कंपोजिशन स्कीम इमीडिएट विड्रॉ नहीं होगी, इसके बाद में 1.5 करोड़ तक चलेगी अगर सिर्फ आप गुड सप्लाई करते हो, अगर आप सिर्फ गुड सप्लाई करते हो। लेकिन ओके, इसके बाद में अगर आपने 1 रुपए की भी सर्विस दे दी, इसके बाद में 1 रुपए की भी सर्विस दे दी, तो करंट ईयर में स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। अब सर्विस अलाउड नहीं, मतलब क्या? मतलब आपको लिमिट तो 1.5 करोड़ तक है, सुनना मेरी बात, लिमिट तो 1.5 करोड़ तक है, पर उस 1.5 करोड़ में आप सर्विसेज 10% या 5 लाख विच इज हायर उतने ही दे सकते हो। जिस दिन आपकी परमिसिबल लिमिट की सर्विस खत्म हो जाएगी, उसी दिन एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। मतलब 10 जून के बाद मैं गुड सप्लाई कर सकता हूं, आई रिपीट, 10 जून के बाद मैं गुड सप्लाई कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने 1 रुपए की भी सर्विस दी थी तो मेरी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। तो यहां देखो मैंने क्या लिखा, even though aggregate turnover up to 10 June is 68 lakhs, which is less than 1.5 crore, but composition levy shall be withdrawn, and any turnover after 68 lakhs, okay, to tax at normal rate। थोड़ा इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ओके, करेक्ट वे में अगर लिखे तो, बट कंपोजिशन स्कीम शैल बी विड्रॉन इफ, एक वर्ड ऐड करना, इफ एनी सर्विस इज सप्लाइड, एनी सर्विस इज सप्लाइड, supplied, okay, any service is supplied after that, and any turnover after 68 lakhs liable to normal tax। यानी इसके बाद में सर्विस अगर दी तो आपका विड्रॉ हो जाएगा। हाँ, अगर आप गुड सप्लाई करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात सुनना, ओके, यानी आपको एक और पॉइंट लिखना है तो लिख देना, ओके, आफ्टर 68 lakhs ही कैन सप्लाई द गुड्स, ओके, आफ्टर 68 लाख, नोट, नोट नीचे, आफ्टर aggregate turnover 68 lakhs, RP यानी रजिस्टर पर्सन कैन मेक सप्लाई, कैन मेक एसओजी लेता हूं, कैन मेक एसओजी सप्लाई ऑफ गुड्स टिल 1.5 CR अंडर कंपोजिशन स्कीम, अंडर कंपोजिशन स्कीम। एक काम करते हैं, ये नोट के बजाय आप ऐसे नोट लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, यानी समझने में आसानी होगी। ये नोट नहीं लेते हम, इसको ये क्रॉस करके आपने नोट कैसे लिखना है, मैं ओके इसको थोड़ा इम्प्रूव कर देता हूँ। देखो, आफ्टर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ rupees 68 lakhs, registered person can make supply of goods till 1.5 CR under composition scheme, under composition scheme, but if he supply any service after that, any service after that, then composition levy shall immediately
composition levy shall immediately withdrawn and normal tax is payable नॉर्मल टैक्स इज पेएबल। ये नोट ज्यादा बेटर रहेगी। ओके तो ऐसे केस में अगर आपकी 1.5 करोड़ की लिमिट पहले खत्म होती है तो वहां विड्रॉ हो जाएगी, या आपकी परमिसिबल सर्विस की लिमिट पहले खत्म होती है तो वहां विड्रॉ हो जाएगी। चलो ये लिख लो फटाफट, ड्रॉ कर लो उस टाइटल के नीचे। डू इट फास्ट बेटा, टाइम नहीं है हमारे पास। पहले फोटो निकाल लेने का फिर लिखने का। ठीक है, चलिए बेटा जो भी होमवर्क आपका बच गया वो आज के आज कंप्लीट करना है आपको। तो यहाँ पे हमने देखा कि आपकी अगर परमिसिबल लिमिट की सर्विस खत्म हो जाती है तो उसके बाद आप सर्विस नहीं दे सकते, गुड्स दे सकते हो। अगर 1 रुपए की भी सर्विस दी तो ये कंपोजिशन लेवी विड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, डन, ओके। हाँ उसके बाद में देखिए बेटा यहाँ पे फॉर नेक्स्ट एक स्पेशल डिस्कशन इसी प्रोविजो 2 पे। देखो प्रोविजो 2 पे मैं अलग अलग एंगल से कैसे डिस्कशन कर रहा हूँ। फॉर कैलकुलेशन ऑफ लिमिट अंडर प्रोविजो 2 10% और 5 lakhs टर्नओवर ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस आल्सो टू बी कंसीडर। हाँ मतलब क्या, क्योंकि देखो अगर आप ओके ये देखना चाहते हो यहाँ पे ये जो प्रोविजो 2 है वो क्या कहती है, वो कहती है कि क्लॉज ए बी और सी में सप्लाई सर्विसेज, अब में सप्लाई सर्विसेज टैक्सेबल और एग्जाम, यानी ये जो तो लिमिट मिली है वो सिर्फ टैक्सेबल के लिए नहीं, टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों के लिए मिली, यानी दोनों कर मिला के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या 5 lakhs विच एवर इज हायर उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलो इस बात को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो ओके एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बेटा देखिएगा ये एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ, अरे क्या हो गया, ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है। ओके एग्रीगेट टर्नओवर और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो है 80 lakhs है। ओके मुझे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। ओके तो एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, अब करंट ईयर में मेरा सप्लाई ऑफ गुड्स है 60 lakhs, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस है 5 लाख, एग्जाम सर्विस है 2 लाख। अब देखो समझ लो मैं ट्रेडर हूँ और ट्रेडर हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे मेरी एक शॉप है रेंट पे, शॉप रेंट पे दे दी टैक्सेबल सर्विस, और एग्जाम सर्विस एग्जाम मैंने मेरा एक ऊपर फ्लैट था रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस पर्पस वो भी रेंट पे दे दिया। तो मेरा जो इनकम आ रहा है गुड्स से, ट्रेडर हूँ मैं, गुड्स से आ रहा है 60 लाख, सर्विस से आ रहा है 5 लाख, और एग्जाम सर्विस से आ रहा है जो मैंने मेरा फ्लैट रेंट पे दिया वो 2 लाख।
ऐसे टोटल 67 lakhs मुझे मिले हैं। तो यहाँ पे ये जो लिमिट में ली है आपको, यानी प्रीसीडिंग ईयर का, ध्यान से सुनना, प्रीसीडिंग ईयर का 10% और 5 lakhs, यहाँ पे सॉरी, और 5 lakhs विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे विच एवर इज हायर मतलब मुझे 8 lakhs का लिमिट मिल जाएगा। तो ये 8 lakhs का लिमिट सिर्फ मुझे टैक्सेबल के लिए नहीं मिला, टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों का मिलाकर मिला। आई रिपीट, टैक्सेबल प्लस एग्जाम ये दोनों का यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर? तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए तो आप जब 10% की लिमिट निकालोगे, फटाफट समझ लो, जब आप 10% की लिमिट निकालोगे तो 10% की लिमिट में आपको टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों भी लेना पड़ेगा। आई रिपीट, दोनों भी लेना पड़ेगा। ठीक है? तो सर पर एग्जाम क्यों ले? नहीं, उन्होंने एनी सर्विस वर्ड यूज किया है, इसलिए आपको दोनों भी लेना पड़ेगा। तो टैक्सेबल प्लस एग्जाम मिला के मेरा 7 lakhs है, विच इज लेस देन 8 lakhs हुआ, तो मैं ये लेवी कंटिन्यू कर सकता हूँ। सर ये तो अनड्यू हार्डशिप हुई, मानता हूँ अनड्यू हार्डशिप हुई, लेकिन एनी सर्विस बोला है तो आपको दोनों कंसिडर करना पड़ेगा ये परमिसेबल लिमिट में। सिर्फ क्या नहीं कंसिडर होगा? रेस्टोरेंट और कैटरिंग, यानी क्योंकि रेस्टोरेंट कैटरिंग को ऑलरेडी 1.5 करोड़ है, तो फॉर इस वो रेस्टोरेंट कैटरिंग में हमारी ये एडिशनल लिमिट एग्जॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी 1.5 करोड़ है। इज इट क्लियर? तो चलिए यहां पे ये डायग्राम ड्रॉ कर लो फटाफट। ठीक है? चलिए, तो हमने ये देखा जहां तक है कंपोजिशन स्कीम के लिए आप ओके, आपको दोनों लिमिट लेना है, सिर्फ रेस्टोरेंट और कैटरिंग नहीं लेना है। ओके, इज इट? आपको वो नोट लिखना तो लिख सकते हो कि रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग इज एक्सक्लूडेड, हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। चलो, ये कुछ स्पेशल डिस्कशन हमने किया यहाँ पे। अब देखो बेटा, ये जो स्पेशल डिस्कशन ऑन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 10(1), आप ओरिजिनल 10(1) पे जाओ, सेकंड प्रोविजो के नीचे आओ, जाओ वहां वो पेज पे जहां 10(1) था, सेकंड प्रोविजो जहां थी, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और मैंने कहा था हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोविजो, आ जाओ यहाँ पे, ये देखो क्या कहते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोविजो, द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग deposit, loan or advances insofar as consideration is represented by way of interest, underline, okay, insofar as consideration is represented by interest discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in state or union territory। मतलब क्या? अगर आपको आपके कोई लोन, डिपॉजिट और एडवांसेस का इंटरेस्ट मिलता है, आपने बैंक डिपॉजिट रखे उसका इंटरेस्ट मिला, सेविंग अकाउंट में पैसा रखा उसका इंटरेस्ट मिला, आपने किसी को लोन दिया उसका इंटरेस्ट मिला, अनसिक्योर्ड लोन मिला उसका इंटरेस्ट मिला, एडवांसेस वगैरह, तो इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट मतलब आपने चेक डिस्काउंटिंग किया, चेक डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग, उसका अगर आपको पैसा मिला है, वो सर्विस तो है, कम ऑन, वो सर्विस तो है पर एग्जाम सर्विस है। ठीक है? अब वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जब आप प्रोविजो की, सेकंड प्रोविजो की लिमिट निकालोगे, एक एक लाइन ध्यान से समझना, जब आप सेकंड प्रोविजो की लिमिट निकालोगे 10% या 5 lakhs विच एवर इज हायर,
वो लिमिट निकालते वक्त आप जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट लेते हो, आई रिपीट, आप जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट लेते हो तो वो उसमें अगर पिछले साल आपने कुछ इंटरेस्ट कमाया होगा और या डिस्काउंटिंग कमाया होगा तो वो आपके टर्नओवर इन स्टेट में नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट इनकम या डिस्काउंटिंग इनकम ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट वो आपके टर्नओवर में नहीं लिया जाएगा। हम ये मानते हैं कि जब टर्नओवर की डेफिनेशन, टर्नओवर इन स्टेट की डेफिनेशन आती है तो उसमें एग्जाम सप्लाई ऐड कर लिया जाता है, क्योंकि टर्नओवर इन स्टेट इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई में अगर एग्जाम सर्विस होगी तो वो भी ऐड हो जाएगी, पर एक एग्जाम सर्विस ऐड नहीं होगी। और वो कौन सी ऐड नहीं होगी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, और वो है इंटरेस्ट डिस्काउंट। ओके, इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिलेगा तो वो एग्जाम सर्विस ऐड नहीं की जाएगी। इस एक्सप्लेनेशन को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। As per this explanation, it was clarified that while determining the amount of turnover in the state for the purpose of determining the amount of services which can be supplied, the amount of interest discount earned on account of extending deposit, okay, shall not be considered. I repeat, shall not be considered. This can be understood with following examples. Okay, देखो, turnover in the state or union territory in preceding financial year, I repeat, turnover in state or union territory in preceding financial year 60 lakhs, including interest on deposit earned जो है 12 लाख। ओके, तो आप जब करंट ईयर की लिमिट निकालोगे तो नॉर्मली टर्नओवर इन द स्टेट वुड बी 60 lakhs. However, as per explanation, turnover in the state would be 48 lakhs, और इन सच केस 10% ऑफ 48 lakhs निकाला जाएगा। ओके, यस, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इनकम कंसीडर नहीं होगा। आई रिपीट, इंटरेस्ट इनकम कंसीडर नहीं होगा, तो वो इंटरेस्ट को छोड़ के जो टर्नओवर इन स्टेट होगा वो उसका 10% जो है आपको लिमिट मिलेगी। तो ये 4,80,000 और 5 lakhs, तो विच एवर इज हायर, तो आपको परमिसिबल लिमिट 5 लाख ऐसे निकालनी पड़ेगी। आपको ये बात समझ में आई? यस और नो? जोर से बोलो, यस और नो। ओके, मन में बोलो, मुझे सुने आ जाएगा। ओके, आप बोलोगे तो जरूर मुझे सुने आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक जगह होगी तो यहां आपको एक इंपॉर्टेंट नोट ऐसा बॉक्स करके जगह यूज करके इंपॉर्टेंट नोट और देना है, इंपॉर्टेंट नोट देना है, जो मैं आगे आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। एक क्लैरिफिकेशन है, मैं आगे आपको बताऊंगा। देखो, पिछले साल का टर्नओवर में तो लिया ही नहीं जाएगा इंटरेस्ट, यानी पिछले साल का जो टर्नओवर इन स्टेट ले रहे हो, ओके, उसमें तो लिया ही नहीं जाएगा। एज वेल एज पर क्लैरिफिकेशन, एज पर, ओके, देखो, also as per CBIC clarification, interest or discount on loan, advances or deposits shall not be taken into account, shall not be taken into account for calculation of shall not be taken into account, ऐसा लो, shall not be taken into account within limit of within limit of 10% or 5 lakhs, whichever is higher. Okay, 10% or 5 lakhs, whichever is higher. 10% or 5 lakhs, whichever is higher. मतलब क्या? मतलब ये, थोड़ा ये पॉइंट को समझना। मतलब ये है कि जब आप करंट ईयर का 10% निकालो,
ओके, फॉर एग्जाम्पल परमिसिबल लिमिट एज अबव, जगह नहीं होगी तो स्टिकी नोट यहां ऐड कर देना। ओके, परमिसिबल लिमिट 5 लाख मिली है, सॉरी परमिसिबल लिमिट 5 लाख मिली है, 5 लाख तक आप सर्विस दे सकते हो एज अबव, एज अबव, ठीक है। एक्चुअल आपने सर्विस दे दिया, एक्चुअल सर्विस आपने दे दिया 4,50,000, एक्चुअल सर्विस आपने 4,50,000 दे दिया, और आपका करंट ईयर में इंटरेस्ट है 70,000, इंटरेस्ट है 70,000, तो ये कंसीडर नहीं हुआ, ये इंटरेस्ट आपके 10% में कंसीडर नहीं होगा, ये इंटरेस्ट आपके 10% में कंसीडर नहीं होगा। स्टिल बैलेंस लिमिट आपकी 50,000 रहेगी, स्टिल बैलेंस लिमिट आपकी 50,000 रहेगी। ये पॉइंट को समझ लेना बेटा आपने। आपको परमिसिबल लिमिट 5 लाख मिली, आपने एक्चुअल जो है 4,50,000 आपने प्रोवाइड कर दिया, एक्चुअल 4,50,000। अब आपको इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट इनकम आया, ये इंटरेस्ट आपके एग्जाम सर्विस में, ये इंटरेस्ट एग्जाम सर्विस है, ये इंटरेस्ट एग्जाम सर्विस है, पर ये कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर कंसीडर कर लिया तो 5 लाख तो क्रॉस कर दिया आपने, नहीं, ओके, आपने 5 लाख क्रॉस नहीं कर दिया, यानी अब ये जो इंटरेस्ट है ये कंसीडर नहीं होगा, और अभी भी आपकी बैलेंस लिमिट रहेगी वो 50,000 रहेगी। मतलब मैं 2 पॉइंट ये इससे समझाना चाहता हूं, जब आप प्रीवियस ईयर का टर्नओवर लोगे तो उसमें भी इंटरेस्ट मत लो, वो छोड़ के 10% मिलेगा, और करंट ईयर की जब 10% लिमिट कैलकुलेट करोगे, आई रिपीट, करंट ईयर की जो 10% लिमिट कैलकुलेट करोगे बेटा, तो वो 10% लिमिट में भी ओके इंटरेस्ट छोड़ दिया जाएगा, यानी ओके वो इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ओके, यानी आपको मिली लिमिट 5 लाख, ओके, 5 लाख में यहां पे बेटा ओके आपकी एक्चुअल सर्विस जो भी टैक्सेबल और एग्जम्प्ट होगा, लेकिन इंटरेस्ट को छोड़ के, यानी आपकी बैलेंस लिमिट अभी भी कितनी बाकी है बेटा, 50,000। ओके, तो करंट ईयर का जब 10% कैलकुलेट करते हो तो यू शैल नॉट कंसीडर्ड क्या, तो रेस्टोरेंट कैटरिंग वो 10% में एग्जॉस्ट मत करना, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 करोड़ अवेलेबल है, और इंटरेस्ट को भी छोड़ देना, ओके, गवर्नमेंट ने इसको भी एक्सक्लूड कर दिया है। ओके, आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डन, चलिए, तो यहाँ हमारा ये डिस्कशन खत्म हुआ। ओके, सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ कंसिडर कर लिए, ये एक्सप्लेनेशन और प्रोविजो पे। आपको कोई डाउट्स वगैरह होगा तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप पे तो भेज ही सकते हो, ओके, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी आपको। तो चलिए यहाँ ओके डिस्कशन को, ये जो एक्सप्लेनेशन था और ये जो सेकंड प्रोविजो थी, हर पैरामीटर पे मैंने कवर कर लिया है। डन, चलिए अब 10(2)(a) की स्कीम देखते हैं। यहाँ पे 10(2)(a) कंडीशन फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a), सॉरी, पहले 10(2)(a) की स्कीम देखते हैं। 10(2)(a) की स्कीम क्या कहती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था कि 10(2)(a, और वैसे आपको बताया कि 10(2)(a प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर के लिए, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि 10(2)(a ओनली सर्विस प्रोवाइडर के लिए, प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर के लिए, पर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर या फिर ट्रेडर भी बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे ओके ये स्कीम के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो यहाँ पे। अगर 10(2)(a की कंपोजिशन स्कीम लेना है आपको, तो आपको 1.5 करोड़ या 75 लाख नहीं मिलेगी, कम अमाउंट मिलेगा, 50 लाख तक की स्कीम मिलेगी आपको। ओके, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से नीचे है, तो ये आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी, और आपको यहाँ पे CGST 3% और SGST 3% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, ओके ध्यान रहे, ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, ओके इसका 3% का आपको GST पे करना पड़ेगा इन करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब फिर से स्कीम बिल्कुल वैसी ही है कि एग्रीगेट टर्नओवर
ये रजिस्टर पर्सन को मिलेगी। एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर 50 लाख से कम होगा तो करंट ईयर में आपको ये स्कीम 50 लाख तक मिलेगी और आपका जीएसटी जो है करंट ईयर के टर्नओवर पे ओके 3+3 6% का जीएसटी लगाया जाएगा। नाउ ओके एक इंपॉर्टेंट कमेंट मैंने यहाँ लिया कि ये कंपोजिशन स्कीम किसको मिलेगी। ये कंपोजिशन स्कीम प्रीडोमिनेंटली तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए, बट ओके यहाँ जो वर्ड यूज किया है उन्होंने वो ये वर्ड यूज किया है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। मतलब ये कहा है उन्होंने कि हम ये नहीं कह रहे कि ये सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, ये सभी के लिए है जो जिसको सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 यानी 10(1) की स्कीम नहीं लगी वो पर्सन के लिए एलिजिबल है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैन्युफैक्चरर है, एक ट्रेडर है। ओके मैन्युफैक्चरर को 10(1) की स्कीम ओके 10(1) की स्कीम नहीं मिली, क्यों? क्योंकि 10(2) के अंडर में, सुनिएगा ध्यान से, 10(2) के अंडर में उसने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया। ओके तो वो वहां पे उसको स्कीम नहीं मिली। ओके तो फिर वो सोचेगा चलो यहाँ ले लो, क्योंकि उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अज्यूम करो 50 लाख से नीचे था, तो पहले तो उसको 10(1) ही ओके ट्राई करना पड़ेगा। 10(1) तो ठीक है, डेढ़ ओके वहां तो 1.5 करोड़ की लिमिट है, और 1.5 करोड़ की लिमिट में उसका टर्नओवर अगर ओके यहाँ पे 40 लाख ही था समझ लो, तो 40 लाख अगर उसका टर्नओवर होगा तो वहां तो ओके वो 10(1) में एलिजिबल हुआ। पर 10(2) क्या कहता है? 10(2) आपने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए, तो गया वहां से, तो वो इधर आया। वो इधर आने के बाद उसको कहा, उसने देखा कि चलो यहाँ ट्राई करते हैं। तो यहाँ की बेसिक कंडीशन क्या है कि जो 10(1) के लिए एलिजिबल नहीं हुआ रजिस्टर्ड पर्सन वो यहाँ ले सकता है। तो वो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जो है यहाँ ट्राई कर रहा है ओके, और 50 लाख से नीचे टर्न हो तो उसका बड़ा खुशी हो गया, और उसको क्या क्या खुशी होगी कि चलो बेटा यहाँ ले लेंगे ओके, यहाँ हमें फायदा मिल जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे भी उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी ना। ओके सर यहाँ कंपोजिशन स्कीम क्यों नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि सेम कंडीशन आगे यहाँ पे भी दिया है, यानी 10(2) की कंपोजिशन स्कीम लेना है तो आपने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं करना चाहिए। ओके तो इन शॉर्ट जो 10(2) की कंडीशन के 10(1) स्कीम के लिए दी है, यहां पे भी सेम कंडीशन है, यहां पे भी सेम कंडीशन है। इसलिए मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहूं क्या, अगर 10(2) की कंडीशन के वजह से, ध्यान से सुनिएगा, 10(2) की कंडीशन की वजह से आप रिजेक्ट हो गए 10(1) की स्कीम के लिए, तो यहां पे भी मत आना, क्योंकि सिमिलर कंडीशन है। आई रिपीट, सिमिलर कंडीशन है। बस एक ही है कि वो जो पहली वाली कंडीशन थी सर्विस वाली, जो 10(2) में थी, वो यहां नहीं है। हाँ यानी आपने अगर सर्विसेज ज्यादा दे दी, मार्जिनल सर्विसेज ज्यादा दे दी, तो आपको यहां मिल सकता है। और कि सर्विस वाली कंडीशन छोड़ के बाकी जो भी कंडीशन थी, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ईसीओ सप्लाई, ओके मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, सीटीपी, एनआरटीपी, यहां पे भी मेंटेन किया है। ओके तो सर्विस वाला, क्योंकि ये तो सर्विस वालों के लिए है, तो सर्विस वाला क्लॉज छोड़ के बाकी कोई भी कंडीशन 10(2) की, और उसके वजह से आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिली मैन्युफैक्चरर को, ट्रेडर को, रेस्टोरेंट कैटरिंग को, तो वो यहाँ ओके यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। तो फिर सर वो कब होगा ऐसी सिचुएशन की जो 10(1) वाले लोग हैं? 10(1) वाले लोग कौन है? मैन्युफैक्चर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट कैटरिंग। उनको 10(2) कब मिलेगा? 10(2) तभी मिलेगा बेटा जब जो हमारा एक एक्सप्लेनेशन था कि अगर आपने मार्जिनल सर्विस से ज्यादा सर्विस दे दी। मतलब क्या? मतलब आपने 5% ओके यहाँ पे सॉरी 10% या 5 लाख उससे ज्यादा सर्विस दे दी, और आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, सुनिए, आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ओके 50 लाख से कम है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, रेस्टोरेंट कैटरिंग है, और उन्होंने मार्जिनल सर्विस से ज्यादा सर्विस दे दी, तो ऐसे सिचुएशन में वो 10(1) में एलिजिबल नहीं होगे कंपोजिशन स्कीम के लिए। तो वो सिचुएशन में वो 10(2) के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सर्विस कितनी भी दे सकते हो, तो यहाँ पे वो आ सकता है। बाकी शर्तों के लिए वो नहीं आ सकता, क्योंकि सेम शर्तें यहाँ पे मैं ओके एंटरटेन की है। तो आई कंक्लूड ओके प्रीडोमिनेंटली ये जो है सर्विस प्रोवाइडर के लिए, लेकिन मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर ये स्कीम ले सकता है अगर वो 10(1) के लिए एलिजिबल नहीं हुआ। और 10(1) के लिए क्यों एलिजिबल नहीं हुआ? क्योंकि उसने मार्जिनल सर्विसेज ज्यादा दे दी थी, जो प्रिस्क्राइब लिमिट थी उससे ज्यादा, तो वो यहाँ ट्राई कर सकता है। ओके यहाँ क्या कहते हैं कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आपका टर्नओवर 50 लाख से कम होगा, आई रिपीट, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर आपका 50 लाख से कम होगा, तो करंट ईयर में आपको ये स्कीम जो है 50 लाख तक मिलेगी। 10(3) ये कंडीशन दोनों के लिए है। ओके 10(1) के लिए और 10(2) के लिए है। आई रिपीट, 10(3) ये कंडीशन दोनों के लिए, 10(1) एज वेल एज 10(2) दोनों के लिए है। तो ये क्या कहता है? ये बेटा यहाँ पे ये कहता है कि अगर आप 10(1) की स्कीम ले रहे हो तो करंट ईयर में आपको एग्रीगेट टर्नओवर, सुनना, करंट ईयर में आपको एग्रीगेट टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ तक बेनिफिट मिलेगा, कंपोजिशन रेट मिलेगा। और आप 10(2) की स्कीम ले रहे हो तो करंट ईयर में आपको 50 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा, 6% से आप टैक्स दोगे। तो ये करंट ईयर में आपकी स्कीम कब कब सीज हो जाएगी? करंट ईयर में आपकी स्कीम तब सीज हो जाएगी जब एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया, या 75 लाख क्रॉस हो गया अंडर 10(1) स्कीम, या 10(2) स्कीम में यहाँ पे 50
50 लाख क्रॉस हो गया, तो बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आपको टैक्स तो टर्न ओवर इन स्टेट वाइज देना पड़ता है, पर ओके आपको ओके लिमिट आपकी करंट ईयर में कंटिन्यू है या नहीं है, ये 1.75 करोड़ या 50 लाख के बेस पे डिसाइड करना पड़ता है। चलो उसके बाद में ओके 10(2)(a) की स्कीम अगर लेना है तो क्या कंडीशंस है, ध्यान से सुनिएगा, 10(2)(a) की स्कीम लेना है तो क्या कंडीशंस है। तो पहली कंडीशन ओके वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना चाहिए, सेम मेंटेन किया। उसकी दूसरी कंडीशन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं करना चाहिए, यहाँ दोनों भी है, गुड्स और सर्विसेज नहीं करना चाहिए। उसके बाद में उसने ईसीओ सप्लाई नहीं करना चाहिए जो टीसीएस काटेंगे, और उसके बाद वो मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये जो है अब इन्होंने 10(2)(a) में भी स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर वर्ड यूज किया है कि मैन्युफैक्चर होना चाहिए स्पेसिफाइड गुड्स का, और वो सीटीपी और एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। ओके अगर ये सभी कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो 10(2)(a) के अंडर में भी ओके आप ले सकते हो। तो बेटा अगर आप दोनों कंपेयर करोगे कंडीशन ऑफ 10(2) और 10(2)(a), तो 10(2) में अगर आपको 10(2) में देखोगे तो 10(2) में एक कंडीशन ज्यादा है कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस में एंगेज नहीं होना चाहिए मोर देन मार्जिनल सर्विस, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है क्योंकि ये प्रीडोमिनेंटली सर्विस के लिए ही है, तो यहाँ वो कंडीशन रख ही नहीं सकते, बाकी कंडीशन सेम है बेटा। ओके और यहाँ पे प्रोविजो भी सेम है, ये प्रोविजो ये कहती है ओके ये प्रोविजो यहाँ पे ये कहती है ओके क्या कहती है प्रोविजो, तो ये प्रोविजो यहाँ पे ये कहती है कि अगर कंपोजिशन स्कीम ये 10(2)(a) वाली लेनी है तो सबको मिलेगी। ओके ऐसा पर्टिकुलर सिंगल पर्सन को नहीं मिलेगी, मिलेगी तो सबको मिलेगी, तू है तो पूरी कायनात है, तू नहीं तो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये डायलॉग मैंने रेगुलर क्लास में माला था। ओके तो यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए ये कंपोजिशन स्कीम सबको मिलेगी। ओके यहाँ पे आप इंडिविजुअल पर्सन वाइज नहीं ले सकते, अगर एक को नहीं मिला तो और किसी को नहीं मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जैसे 10(1) की कंपोजिशन स्कीम आप ले रहे हो तो वहां पे दो लिमिट है ओके 150 लाख यानी 1.5 सीआर और 75, लेकिन ये स्कीम में ध्यान से सुनिएगा, ये स्कीम में यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम जो है यहाँ 50 लाख ओके 50 लाख तक की मिलेगा। यहाँ पे दो लिमिट नहीं की, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए अलग, इसके लिए अलग, दोनों के लिए 50 लाख की लिमिट दी गई है। उसके बाद में यहाँ जहां तक देखा जाए 10(1) हो गया, 10(2) हो गया, 10(2)(a) हो गया, 10(3) हो गया, 10(4) ये क्या कहता है ओके कि टैक्सेबल पर्सन टू होम द सबसेक्शन 1 और 10(2)(a) इज अप्लाई शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स ओके फ्रॉम द रिसिपिएंट, मतलब आप ऑब्वियस है कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप टैक्स बर्डन पास ऑन नहीं कर सकते और रिसिपिएंट से टैक्स नहीं ले सकते और आप क्रेडिट भी नहीं ले सकते। 10(5) ये कहता है कि अगर आपने ओके कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल न होते हुए भी 10(1) या 10(2)(a) दोनों में भी अगर एलिजिबल न होते हुए भी कंपोजिशन स्कीम लिया तो 73-74 में आपसे रिकवरी किया जाएगा, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी है 73-74 की प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में की जाएगी। अब ये दो एक्सप्लेनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है ओके अब ये दो एक्सप्लेनेशन अप्लीकेबल फॉर ओके सेक्शन 10(1) स्कीम 10(1) के लिए भी अप्लीकेबल है और एंड 10(2) के लिए भी अप्लीकेबल है। ये दोनों एक्सप्रेशन 10(1) के लिए भी अप्लीकेबल है, 10(2) के लिए भी अप्लीकेबल है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। ओके तो दो ओके हम एग्रीगेट टर्नओवर कब लेते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर हम दो बार लेते हैं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेशन करते वक्त एग्रीगेट टर्नओवर लेते हैं, और करंट ईयर में हमारी लिमिट लैप्स हुई कि नहीं हुई उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर लेते हैं। तो जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर लोगे तो वो क्या कहते हैं, द पर्सन फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर द सेक्शन द एक्सप्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड्स, हाँ आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्या इंक्लूड करेगा, द वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड ओके वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय सच पर्सन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके तो वो इंक्लूड करेगा, और वो क्या इंक्लूड करेगा, 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर ओके टिल ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, बट शैल नॉट इंक्लूड्स, क्या नहीं इंक्लूड करेगा ओके एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांसेस ओके जहां आप इंटरेस्ट या डिस्काउंट चार्ज कर रहे हो, जहां आप इंटरेस्ट और डिस्काउंट चार्ज कर रहे हो। और एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन 2 कहता है फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग टैक्स पेबल by person under this section the expression turnover in state or in union territory shall includes the value of following supplies, namely supplies shall not includes यानी यहाँ पे ओके एग्रीगेट टर्नओवर में दो चीजें, क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा। यहाँ पे कहा है कि क्या इंक्लूड नहीं होगा टर्नओवर इन स्टेट में, तो वो कहते हैं सप्लाईज फ्रॉम 1 अप्रैल okay financial year up to the date when you become liable for registration, और एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज जहां आप इंटरेस्ट और डिस्काउंट चार्ज कर रहे हो। थोड़ा मैं इसको डायग्राम से समझा देता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी, और आपको ये डायग्राम बाजू में बाद में लिखना होगा तो मैं टाइम दे दूंगा। ओके ये डायग्राम से समझ लो।
वो क्या कहते हैं? अब मैं एग्रीगेट टर्नओवर दो कॉन्टेक्स्ट में लूंगा। पहला, एग्रीगेट टर्नओवर, आप एग्रीगेट टर्नओवर 150 करोड़ का निकाल रहे हो, सॉरी 150 लाख का निकाल रहे हो, 75 लाख का निकाल रहे हो, या 50 लाख का निकाल रहे हो, वो 10(1) हो या वो 10(2)A हो, 10(2)A कोई भी स्कीम हो, जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे, सबसे पहले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेते हैं। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरी कुछ सिचुएशन ऐसी थी, अज्यूम करो मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि पहले 20 लाख तक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मैंने थ्रेशोल्ड लिया था, और बाद में मैं टैक्सेबल हो गया, बाद में मैं टैक्सेबल टर्नओवर कर रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में जब मैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर लूंगा, तो जो 1 अप्रैल से थ्रेशोल्ड तक का टर्नओवर होगा, क्योंकि मैंने थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद रजिस्ट्रेशन ले लिया होगा, तो जो 1 अप्रैल से थ्रेशोल्ड तक का टर्नओवर होगा प्लस यहाँ पे आगे का टर्नओवर होगा, वो पूरा एग्रीगेट टर्नओवर में लिया जाएगा। मतलब मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 100 लाख का कंसीडर होगा। मतलब इन सिंपल वर्ड में कहो क्या, जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो थ्रेशोल्ड में जितना टर्नओवर हुआ वो एग्रीगेट टर्नओवर में कंसीडर करोगे। इज इट क्लियर? थ्रेशोल्ड में जितना टर्नओवर हुआ वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में कंसीडर करोगे। तो अब 100 लाख हुआ, मतलब आपको करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। नेक्स्ट बेटा, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा अज्यूम करो कि प्रीवियस ईयर में अनरजिस्टर्ड था, या मेरा कोई बिजनेस ही नहीं था, जीरो टर्नओवर था, या मैं अनरजिस्टर्ड था क्योंकि बिलो थ्रेशोल्ड था। करंट ईयर आया, करंट ईयर में अगर मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया क्योंकि मैं थ्रेशोल्ड के नीचे था, तो वापस मुझे 20 लाख का थ्रेशोल्ड मिल जाता है। तो करंट ईयर में अप्रैल में मेरा टर्नओवर 20 लाख हुआ, मैं थ्रेशोल्ड में था। फिर मई में मेरा टर्नओवर 60 लाख हुआ, जून में 70 लाख हुआ। तो अब देखो क्या है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या कहते हैं, जब आप करंट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे, भाई करंट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर क्यों? क्योंकि मुझे देखना है सेक्शन 10(3) के हिसाब से मेरी कंपोजिशन स्कीम लैप्स होगी या नहीं होगी। तो वो मेरा 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख का करंट ईयर का भी टर्नओवर देखना पड़ता है, क्योंकि करंट ईयर में जैसे ही आपका 1.5 करोड़ 75 लाख या 50 लाख क्रॉस हो गया, तो वो सिचुएशन में आपकी कंपोजिशन स्कीम इमीडिएटली विड्रॉ हो जाती है। तो अब जब आप करंट ईयर का एग्रीगेट देखोगे, तो एग्रीगेट देखने के लिए 20 लाख ऐड करोगे। आई रिपीट, एग्रीगेट देखने के लिए 20 लाख ऐड करोगे। मतलब क्या, आपको ऐसा नहीं होगा, आपका क्लाइंट आया कि सर मुझे ये बताइए करंट ईयर में ये 20 लाख छोड़ के आगे मेरे को 1.5 करोड़ मिलेगा क्या, 1.5 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा क्या, या आगे मुझे यहाँ पे 75 लाख का या 50 लाख का बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि करंट ईयर का जब एग्रीगेट टर्नओवर आप निकालोगे, तो आपको जो है यहाँ पे थ्रेशोल्ड वाला, यानी 1 अप्रैल से लेके जब तक आप लायबल नहीं हुए थे फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी आप थ्रेशोल्ड में थे, वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। यानी आपको ये 20 लाख, 60 लाख और 70 लाख, ये तीनों भी कंसीडर करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। फिर वो एग्रीगेट टर्नओवर आप 1.5 करोड़ निकाल रहे हो, 75 निकाल रहे हो, या 50 लाख निकाल रहे हो। लेकिन जब आप टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे, आई रिपीट, टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे, तो आपको टैक्स जो है ये 20 लाख नहीं, आपके टैक्स ये 20 लाख नहीं, आपके टर्नओवर स्टेट में ये 60 लाख और 70 लाख ये कंसीडर किया जाएगा, और इस पर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी 20 लाख के बाद जो टर्नओवर था, 20 लाख के बाद जो टर्नओवर था 1.5 करोड़ तक या 75 लाख तक, या फिर आपका 50 लाख तक, तो उस पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर वो टैक्स जो है 1% दो, या फिर वो टैक्स आप 1% दो, या फिर आप वो टैक्स 5% दो, या वो आप टैक्स 6% दो, जो भी लिमिट होगी वो ऊपर की होगी। क्योंकि ऑब्वियस है बेटा, जब हम टैक्स देने जाएंगे, टर्नओवर इन स्टेट हम क्यों लेते हैं? टर्नओवर इन स्टेट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम टैक्स देने जा रहे हैं। तो बेटा जब हम टैक्स देने जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब हम टैक्स देने जाएंगे तो ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड जो एग्जम्पशन में उस पर क्यों देंगे? हाँ, वो एग्रीगेट के लिए ले लो क्योंकि हमारा वो एग्रीगेट टर्नओवर है। पर जब टैक्स देने जाएंगे तो जो ऊपर का टर्नओवर है, टिल हमारी जो कंपोजिशन स्कीम की लिमिट है, तो जो ऊपर का टर्नओवर है उस पर ही टैक्स देंगे ना, ऑब्वियसली उस पर ही टैक्स देंगे। तो टर्नओवर इन स्टेट के लिए कंसीडर नहीं होगा, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर के लिए कंसीडर होगा। अब बात करते बेटा इंटरेस्ट और डिस्काउंट। इंटरेस्ट और डिस्काउंट, एक चीज समझ लो, इंटरेस्ट या डिस्काउंट, इंटरेस्ट या डिस्काउंट कंपोजिशन स्कीम में, इंटरेस्ट और डिस्काउंट कंपोजिशन स्कीम में ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, तो ये कहीं पे भी इंक्लूड मत करना। जब आप मार्जिनल सर्विस की लिमिट निकाल रहे हो 10%, उसमें भी एक्सक्लूड कर देना। क्लियर कहा है? समझ में आ रहा है? तो वो मार्जिनल सर्विस के लिए जो लिमिट निकालनी है उसके लिए भी एक्सक्लूड करना। जब मार्जिनल सर्विस 10% कैलकुलेट कर रहे हो, मार्जिनल सर्विस 10% कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें भी एक्सक्लूड करना। यानी पहले लिमिट निकालने के लिए एक्सक्लूड कर देना।
कि हमें ओके यानी जब 10% ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर लिया जाएगा तो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर में इंटरेस्ट कंसीडर नहीं होगा, वो छोड़ के उसका 10% निकाला जाएगा। फिर करंट ईयर में आप जब 10% मार्जिनल सर्विस दे रहे हो तो वो 10% के लिए भी इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर देना। ओके यानी इंटरेस्ट वहां एक्सक्लूड हो गया, दूसरा 10% के लिए भी एक्सक्लूड हो गया, और आपके एग्रीगेट टर्नओवर में भी इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और टर्नओवर इन स्टेट में भी इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ओके तो ख्याल रहे ये चारों केस में, ये आपके लिए होमवर्क है, ये पूरा पढ़ना और लिखना सभी जगह। ओके यानी मार्जिनल सर्विस का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इन स्टेट लोगे, उससे इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दो। मार्जिनल सर्विस जो 10% दे रहे उसमें भी इंटरेस्ट कंसीडर मत करना। ओके उसके बाद में एग्रीगेट टर्नओवर के लिए भी मत करना और टर्नओवर इन स्टेट के लिए भी मत करना। इंटरेस्ट ऑलवेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एवरीथिंग, इंटरेस्ट ऑलवेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एवरीथिंग। चलिए ओके एक प्रॉब्लम ले लेता हूं यहां पे, ये देखिए यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, वो तो डायरेक्ट दे दिया हुआ है। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर जो है वो दिया गया है। करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर में हमें कंपोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, ओके ये देखना है। क्या हमारा ऑप्शन लैप्स हो जाएगा क्या, और टर्नओवर इन स्टेट हमारा क्या है, टर्नओवर इन स्टेट दिया हुआ है और हमें टैक्स कितना देना है। ओके तो चलिए मेरा एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 15 लाख था, 15 लाख था। ओके तो यहाँ पे मैं स्कीम ले रहा हूं 10(1) की बेटा, 10(1) की स्कीम, सेम प्रिंसिपल 10(2)A के लिए अप्लाई करना। 10(1) की स्कीम में मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा 15 लाख था। ओके 15 लाख था इसलिए मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो गया। ओके क्यों, क्योंकि 1.5 करोड़ तक का लिमिट है, 15 लाख ही था। करंट ईयर में मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 25 लाख हुआ। रजिस्ट्रेशन डन इन करंट फाइनेंशियल ईयर एज थ्रेशोल्ड क्रॉस इन करंट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा 15 लाख ही था तो मैं अनरजिस्टर्ड ही रहा। करंट ईयर में रजिस्ट्रेशन किया, मतलब 20 लाख तक, सुनिए 20 लाख तक मैं थ्रेशोल्ड में था और ऊपर के 5 लाख ओके एक्स्ट्रा हुआ है। ओके तो क्या करंट ईयर में मेरा ऑप्शन लैप्स हुआ? नहीं, क्योंकि करंट ईयर में मेरे पास ऑप्शन 1.5 करोड़ तक है। ओके लेकिन ख्याल रहे ओके करंट ईयर में मेरा एग्रीगेट टर्नओवर तो 25 का आ जाएगा, लेकिन ओके मुझे जो टैक्स देना पड़ेगा वो टैक्स ऊपर के 5 लाख टर्नओवर इन स्टेट के लिए वो थ्रेशोल्ड वाला कंसीडर नहीं होगा, तो 5 लाख का 5 लाख पे दिया जाएगा। समझ लो मैं 1% दे रहा हूं तो 5,000 ही दिया जाएगा। दूसरा एग्जांपल, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा टर्नओवर जो है 15 लाख था। करंट ईयर में 25 लाख मेरा टर्नओवर हुआ एग्रीगेट टर्नओवर, जिसमें मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था 3 लाख क्रॉस होने के बाद। हाँ यानी 3 लाख तक मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं था। ओके और मैं लायबल टू रजिस्टर्ड हुआ 3 लाख के बाद। तो ऐसे केस में कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? यस। मेरा ऑप्शन लैप्स होगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरे 1.5 करोड़ तक है समझ लो। लेकिन ध्यान रहे ओके मैं 3 लाख पर लायबल हो गया। 3 लाख पे अगर मैं लायबल मैंने वॉलंटरी ले लिया तो मुझे 22 लाख जो है ऊपर के जो 22 लाख है उसके ऊपर कंपोजिशन स्कीम में टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स बेटा यहाँ पे मुझे 1% का टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लो। ओके 25 लाख जो है मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर था। ओके करंट ईयर का भी 25 लाख है। रजिस्ट्रेशन डन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब क्या पिछले साल ओके 20 लाख के ऊपर क्रॉस हो गया था इसलिए रजिस्ट्रेशन ले लिया था। करंट ईयर में मैं फर्स्ट डे से ही लायबल हो गया। अगर करंट ईयर में फर्स्ट डे से लायबल होगा, पहला सिचुएशन, क्या कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? यस, क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर मेरा जो है 1.5 करोड़ के नीचे है तो मुझे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। दूसरा, क्या करंट ईयर में मेरा ऑप्शन लैप्स हुआ? नहीं, क्योंकि करंट ईयर में भी 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख जो भी है मैं 1.5 करोड़ के बेस पे सॉल्व कर रहा हूं तो नहीं लैप्स होगा। और करंट ईयर में अब मुझे ओके थ्रेशोल्ड तो रहा ही नहीं, थ्रेशोल्ड नहीं रहा तो जितना भी पूरा टैक्सेबल है ओके वो टर्नओवर इन स्टेट में आ जाएगा, और टर्नओवर इन स्टेट में आ गया तो टोटल 25 लाख का 1% मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अब समझ नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर में मेरा टर्नओवर 1 करोड़ 51 लाख था। अगर 1 करोड़ 51 लाख था ओके 51 लाख था तो कंपोजिशन स्कीम मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं तो बाकी का सवाल आता ही नहीं है। उसके बाद में यहां पे देखिए जस्ट अ मिनट। हाँ अब आप बेटा नेक्स्ट देखिएगा। प्रीवियस का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 15 लाख था। ठीक है 15 लाख था तो मैं अनरजिस्टर्ड था। ओके मैं अनरजिस्टर्ड था। करंट ईयर में मैंने वापस थ्रेशोल्ड लिया, 20 लाख मेरा थ्रेशोल्ड में था। ओके उसके बाद में 1.5 करोड़ का मेरा टर्नओवर ओके यहाँ पे 21 अगस्त से, क्योंकि 20 अगस्त तक मैं थ्रेशोल्ड में था, 21 अगस्त से तो 13 जनवरी तक मेरा 1.5 करोड़ का टर्नओवर हुआ, और आगे जो है 11 लाख का टर्नओवर हुआ। तो ख्याल रहे ओके जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर लूंगा तो 20 + 130 यानी 13 जनवरी को मेरी कंपोजिशन स्कीम लैप्स हो जाएगी।
ओके 13 जनवरी को कंपोजिशन स्कीम लैप्स हो जाएगी, क्योंकि 20 मुझे एग्रीगेट टर्नओवर में लेना पड़ेगा और आगे मैंने 11 लाख का टर्नओवर किया है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर में तो 13 जनवरी को खत्म हो गया, लेकिन अब मेरा टैक्स देने की जिम्मेदारी आएगी। कंपोजिशन स्कीम मिलेगी और मेरी कंपोजिशन स्कीम लैप्स जो है वो 14 जनवरी को हो जाएगी। अब 1,30,00,000 ओके, अब मैं टैक्स दूंगा, टैक्स में ओके 1.5 करोड़ को नहीं दूंगा, जो एक्स्ट्रा वाला है 1,30,00,000 ओके, क्योंकि ये तो कंसीडर नहीं होगा, तो 1,30,00,000 पे यहाँ पे मैं टैक्स दूंगा 1% से। ओके तो टैक्स ओके 1% से आएगा 1,30,00,000 और नॉर्मल टैक्स आएगा, नॉर्मल टैक्स यहाँ पे ओके समझ लो नॉर्मल टैक्स रेट जो भी मेरा नॉर्मल टैक्स रेट 12% है, तो 11 लाख, क्योंकि मेरा कंपोजिशन स्कीम यहीं क्रॉस हो गया तो ऊपर के 11 लाख पे मैं नॉर्मल टैक्स दूंगा, तो 11 लाख ओके इंटू 12% ये नॉर्मल टैक्स दूंगा, ये नॉर्मल टैक्स में आएगा बेटा, ये मेरा नॉर्मल टैक्स में आएगा। ओके तो ध्यान दीजिएगा। ओके तो मैं यहाँ 2 टैक्स दूंगा, कंपोजिशन स्कीम में मैं 1% ऑफ 1,30,00,000 दूंगा और मैं नॉर्मल टैक्स जो है 11 लाख पे दूंगा। 11 लाख पे समझ लो मैं नॉर्मल टैक्स 12% एज्यूम करके चल रहा हूं, तो 12% का टैक्स यहाँ पे दूंगा। चलिए अब देखो नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा एग्रीगेट टर्नओवर, ध्यान से देखिएगा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 1,51,00,000 था, 1,51,00,000 था, क्लियर। ओके उसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अर्न ऑन डिपॉजिट अमाउंटिंग टू 11 लाख, उसमें इंटरेस्ट जो था वो 11 लाख रुपए इंक्लूडेड था। डन हो गई बात, 11 लाख उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड था। अब उसमें करंट ईयर का टर्नओवर जो दिया है एग्रीगेट टर्नओवर 1,40,00,000 है, उसमें 16 लाख का इंटरेस्ट है। तो पहले तो मुझे बताओ प्रीवियस ईयर के बेस पे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी क्या? 1,51,00,000 था, 11 लाख इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर देना, मतलब मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हुआ यहाँ पे 1 करोड़, यहाँ पे 40 करना, 1,40,00,000 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1,40,00,000 हुआ तो मुझे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। ओके अब बेटा मेरा करंट ईयर का 1,40,00,000 हुआ। ओके उसमें भी मुझे करंट ईयर के एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर देना है, मतलब मेरा एक्चुअल एग्रीगेट टर्नओवर ओके इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दिया जाए तो ओके यहाँ पे 1,24,00,000 ही हुआ। एज वेल एज मुझे टर्नओवर इन स्टेट में भी इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर देना है। ओके यानी मेरा टर्नओवर इन स्टेट भी 1,24,00,000 होगा और उसके ऊपर भी मुझे जीएसटी देना पड़ेगा जो भी 1% से, मतलब इंटरेस्ट आपको सभी केसेस में एक्सक्लूड कर देना है, सभी केसेस में एक्सक्लूड कर देना है। इज इट क्लियर? तो चलो ये कंसेप्ट हमने देखा रिगार्डिंग टू ओके एग्रीगेट टर्नओवर, दोनों कोई भी स्कीम हो एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट में क्या इंक्लूड किया जाएगा और क्या एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहाँ पे ये प्रोसीजर दी है। ओके प्रोसीजर दी है तो आपको अगर रूल 3 ये कहता है कि आपको अगर आपको कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करना है और आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन में आप इंटीमेट कर दो कि कंपोजिशन स्कीम लेना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करने के पहले आपको इंटीमेट करना पड़ता है कि आप कंपोजिशन स्कीम के लिए जा रहे हो। उसके बाद में आपको आईटीसी का स्टेटमेंट देना पड़ता है। आईटीसी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो जब आप स्विचिंग होते हो, स्विचिंग याद करो, जब आप स्विच होते हो तो आपको स्टॉक टेस्ट स्टेटमेंट देना पड़ता है, नॉर्मल से कंपोजिशन या कंपोजिशन से नॉर्मल, तो स्टॉक टेस्ट स्टेटमेंट देना पड़ता है जो आपको 60 डेज में देना पड़ेगा। ओके हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि जो आप इंटीमेशन दे रहे हो कंपोजिशन स्कीम पे, आप हर ब्रांच के लिए सेपरेट देने की जरूरत नहीं है, एक ब्रांच पे आपने कॉमन पोर्टल पे दे दिया, मतलब भी समझ जाएगा कि सब ब्रांच पे आपने दे दिया। इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी यानी आपकी कंपोजिशन स्कीम कब चालू होगी, अगर आपने इंटीमेशन दिया इन केस ऑफ पर्सन ऑप्टिंग टू शिफ्ट टू कंपोजिशन स्कीम ओके तो आपका नॉर्मली 1 अप्रैल से चालू होगा, लेकिन आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो जिस दिन आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ग्रांट किया उस दिन से कंसीडर किया जाएगा। वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम ओके वैलिड ऑफ द स्कीम, वैलिडिटी ऑफ द स्कीम, अगर आप सभी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो आपकी स्कीम कंटिन्यू रहेगी, वैलिड रहेगी। अगर इनवैलिड होगी तो आपको नॉर्मल स्कीम में यहाँ पे इनवैलिड होगी तो नॉर्मल स्कीम में नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा और 7 डेज में इंटीमेट करना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस आएगी, एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल एक्सेट्रा, तो ये आप अपने पढ़ लेना बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड जो है आपको यहाँ अब रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कंपोजिशन स्कीम में। उसके बाद में यहाँ आपको जो है क्वार्टरली स्टेटमेंट CMP 08 में देना पड़ेगा, ड्यू डेट 18 तारीख होगी, तो क्वार्टरली स्टेटमेंट है और रिटर्न आपका एनुअली है, आपको रिटर्न GSTR 4 में देना पड़ेगा। 30 अप्रैल
ओके ईयरली रिटर्न देना पड़ेगा, और ओके यहाँ पे GSTR 4 में देना पड़ेगा, और वो 30th अप्रैल ऑफ सक्सेसिंग फिनेंशियल ईयर देना पड़ेगा। ओके और बाकी तो आपको GSTR 4 वगैरह क्या होगा ये तो दिया है आगे। ओके चलिए बाकी तो आप रीड कर सकते हो, बाकी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने देखा रिगार्डिंग टू कंपोजिशन स्कीम, सभी पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। चलो यहाँ कंपोजिशन स्कीम हमारी कंप्लीट होती है, कंपोजिशन स्कीम हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो दोस्तों मैं कुछ स्पेशल डिस्कशन आपके साथ करना चाहूँगा। आपने जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग थी कंपोजिशन स्कीम की, वो रिकॉर्डिंग आपने देखी, और डेफिनेटली यस जब आप और एक बार इसके बाद पढ़ोगे तो आपको डाउट्स आएंगे। तो जब आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछोगे बेटा, तो अपने बैच जो ये नवंबर सॉरी अक्टूबर 20 बैच का आपने रेफरेंस जरूर देना, और व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछना, क्योंकि मैंने अपने GST रिसर्च टीम को जो व्हाट्सएप आपके एंटरटेन करती है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे आते हैं तो उनको स्पेशली कहा है कि मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा। और यहाँ स्पेशली कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं मेरे लाइव रिकॉर्डिंग में कवर कर लूँगा। आप अपने क्वेश्चंस अपने बैच नंबर के साथ जो है लिखिएगा स्पेशली फॉर कंपोजिशन स्कीम, और क्वेश्चन अच्छा होगा तो मैं सबके लिए डिस्कशन में कवर कर लूँगा अगर आपको कोई डाउट होगा तो। अब मैं जो आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ, इसमें अभी भी एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी नहीं है। अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग इवन टीचर्स का अलग अलग ओपिनियन है, और इस पे ICAI का अपना क्या व्यू है, CMA और CS का अभी तक क्लियर व्यू नहीं आया है, पर ICAI का क्या व्यू है मैं भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो भी CMA और CS स्टूडेंट है, उनको अगर कोई मैगजीन में या कोई उनके मटेरियल में या कोई उनके एडिशनल मटेरियल में RTP में इससे रिलेटेड कोई व्यू मिलता है तो डेफिनेटली व्हाट्सएप पे शेयर करें, और स्पेशली लिखे कि रेफर टू विशाल सर, तो मैं उनके लिए भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए मैं थोड़ा आपको जो सेटल चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहूँगा, कहाँ एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है। ओके हम यहाँ देखेंगे बेटा, तो देखिएगा। हम्म, देखिए जस्ट मिनट। अगर यहाँ हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है मैं वो आपको समझा देता हूँ। जैसे 10(2) की कंडीशन है कि कुछ लिमिट से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी, या फिर इंटरस्टेट सप्लाई नहीं होना चाहिए, ECO सप्लाई नहीं होना चाहिए, उसके बाद में नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं होना चाहिए, तो आपकी कंटिन्यू कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू रहेगी। मैंने आपको ये पढ़ा है कि ये कंडीशन दोनों ईयर्स में अप्लीकेबल है, यानी प्रीवियस ईयर एज वेल एज करंट ईयर। आपने प्रीवियस ईयर में ऐसे कोई ट्रांजैक्शन किए होंगे तो करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, और करंट ईयर में कोई ऐसे ट्रांजैक्शन किए होंगे तो उसी दिन कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्या हो रही है और अलग अलग ओपिनियंस क्या आ रहे हैं। कुछ ऑथर का या टीचर्स का ये कहना है, ऑथर से टीचर का ये कहना है, शायद हो सकता है कि जो IDT अदर टीचर्स पढ़ा रहे हो उनके व्यू मेरे से डिफर हो जाए, पर कुछ ऑथर्स या टीचर का ये कहना है कि ये जो 10(2) की कंडीशन है वो सिर्फ करंट ईयर के लिए है, प्रीवियस ईयर के लिए नहीं है। यानी प्रीवियस ईयर में आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया या ECO सप्लाई किया या 10(2) का कोई भी सप्लाई किया तो भी आपको करंट ईयर में कंपोजिशन की मिल जाएगी। वो कंडीशंस ओनली फॉर करंट ईयर है। तो लो कर लो बात। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया मेरा और अथर ऑथर का। मैं आज भी ये मानता हूँ कि यहाँ पे कि ये दोनों ईयर में अप्लीकेबल होगी, और उसके लिए यहाँ पे मेरा अपना अलग इंटरप्रिटेशन है, लेकिन मैंने पूरा रिसर्च किया है, कहीं पे बाय लॉ क्लैरिटी नहीं है। CBIC को मैंने यहाँ पे कम से कम 7 से 8 बार ट्वीट कर दिया है, उनका भी कोई आंसर नहीं आया है।
यहाँ इंस्टीट्यूट को भी मेल कर दिया है, पर अभी तक इसके ऊपर कोई आंसर नहीं है। तो भी अगर मैं इंस्टीट्यूट को कंटिन्यूस मेल करूँगा, सीबीआईसी को ट्वीट करूँगा, इस पर कोई अपडेट आए तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा ये मानना है कि ये दोनों साल अप्लीकेबल है, पर कुछ ऑथर का ये मानना है कि नहीं, ये करंट ईयर में ही है, ये प्रीवियस ईयर में अप्लीकेबल नहीं होगी। चलो, एम्बिग्यूटी कैसे है, यानी आईसीएआई की इंस्टीट्यूट के अपने ही इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ कहाँ हो रही है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये सीए फाइनल नवंबर 18 ओल्ड सिलेबस का पेपर है, जीएसटी आने के बाद सीए फाइनल नवंबर 18 आपको लिखना है तो लिख सकते हो। सीए फाइनल नवंबर 18 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4 बी में इन्होंने एक केस लिया है जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। मिसेस रणवीर इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश इज एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब यहाँ पे क्लियर का है कि एंगेज इन इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है, engage in making interstate supply of ready-made garments. The aggregate turnover of Mrs. Ranveer Industries in a financial year 16-17 70 lakhs, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए वो इंटरस्टेट सप्लाई में एंगेज था, रेडीमेड गारमेंट 16, और उस 16-17 का उनने टर्नओवर दिया। मतलब अगर आप लैंग्वेज देखो तो इंटरस्टेट सप्लाई रेडीमेड गारमेंट में वो एंगेज था और 16-17 में एंगेज था। 16-17 का जो है टर्नओवर उन्होंने दिया। इट ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी इन ईयर 17-18, अब 17-18 करंट ईयर था, एंड पेड द टैक्स फॉर क्वार्टर एंडेड सितंबर 2017 एंड अंडर कंपोजिशन लेवी। द प्रॉपर ऑफिसर हैज लेविड अ पेनल्टी फॉर रॉन्गली अवेलिंग द स्कीम on Messrs. Ranveer Industry in addition to tax payable by it. Examine the validity of action taken by proper officer. तो जहां तक देखा जाए तो यहाँ पे इसका आंसर अगर मैं पढ़ूं बेटा तो आंसर देखो वो क्या कहते हैं। एज पर सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, a registered person whose aggregate turnover in preceding financial year does not exceeds 1 crore और 75 लाख इन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड, ये पुरानी प्रोविजन है, अभी इसमें आसाम वगैरह ऐड हो गया है, लेकिन ये सॉरी हमने कुछ स्टेट देखे थे, जम्मू एंड कश्मीर जो उत्तराखंड जो है ये पुरानी प्रोविजन, उसके मत ध्यान मत देना। मैं कंसेप्ट जो कहना चाहता हूँ वो कंसेप्ट ध्यान से सुनो। ओके, तो मे ऑफ फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए 75 लाख की लिमिट थी। However, he shall not eligible to opt for composition scheme inter alia he is engaged in making interstate outward supply of goods. In given case, since Mr. Ranveer Industries engage in making interstate supplies of ready-made garments, it is not eligible to opt for composition scheme in financial year 17-18 irrespective of the turnover in preceding financial year. मतलब क्या, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 70 लाख ही होगा, पर वो अगर इंटरस्टेट सप्लाई में एंगेज है तो करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन फाइनेंशियल ईयर 17-18 में उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। Further, if the proper officer has reason to believe that taxable person has paid the tax under composition scheme described not eligible, such person shall in addition to tax payable liable to penalty. मतलब क्या, ये केस से तो क्लियर लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे और वर्डिंग्स पढ़ोगे तो ये क्लियर लग रहा है कि अगर उसने इंटरस्टेट सप्लाई पिछले साल किया हो तो ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 पूरे में उसके कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। मैं ये भी मानता हूँ कि स्पेसिफिकली उन्होंने ये नहीं कहा है कि इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, ओके, ऐसा वर्ड डाला नहीं है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। लेकिन अगर आप देखते हो तो उन्होंने ये बहुत क्लियरली कहा है कि कंपोजिशन स्कीम ये साल फाइनेंशियल ईयर 17-18 में नहीं मिलेगी, मतलब ही इंटरस्टेट सप्लाई उसने पिछले साल किया है। ओके, तो इसके वजह से करंट पूरी फाइनेंशियल ईयर की कंपोजिशन स्कीम जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि ये कंडीशन प्रीवियस ईयर में भी अप्लीकेबल है, और प्रीवियस ईयर में भी आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया या 10-2 के कोई भी सप्लाई किए हो तो करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ये इंस्टीट्यूट का ही आंसर है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे ये 1,75 लाख का तरफ ध्यान मत देना, ये पुरानी प्रोविजन है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो गए उसके अंदर, लेकिन 10-2 के लिए मैं स्पेसिफिक ये डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं, ठीक है। नाउ
अब मैं आपके सामने दूसरा ही आईसीएआई का क्वेश्चन लेना चाहूंगा जो सीए इंटर लेवल पे है। आई रिपीट, सीए इंटर लेवल पे है, इसलिए मैं आपका ये क्वेश्चन लेना चाहूंगा मिस्टर जफर। ओके, और ये सीए इंटर नवंबर 19 के एग्जाम में पूछा है। सीए इंटर न्यू सिलेबस नवंबर 19 के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 है। वो क्या कहता है, मिस्टर जफर ऑफ आसाम प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19। You are required to find out aggregate turnover for the purpose of eligibility of composition scheme and determine whether he is eligible for composition levy in 1920. Value of taxable outward supply above out of about 10 lakhs was in the course of interstate transaction। मतलब ओके, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसने 18-19 में इंटरस्टेट सप्लाई भी किया, मतलब 50 लाख टोटल सप्लाई है, उसमें से 10 लाख जो है इंटरस्टेट सप्लाई किया और बाकी अदर सप्लाईज दिए हैं। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे बेटा अदर सप्लाईज और अदर ट्रांजेक्शन्स दी है। मैं आपका इसके आंसर पे आना चाहूँगा। ओके, अगर आप आंसर पे आओगे ए के आंसर में क्या लिखा है, कंपटीशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग ऑल इंटरस्टेट सप्लाई एंड एक्सेट्रा। पर इसमें जो नीचे नोट दिया है वो देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन आसाम इज एलिजिबल टू ऑफर कंपोजिशन लेवी इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर does not exceed 1.5 crores in preceding financial year, provided he is not engaged in interstate outward supply of the goods. Therefore, in given case, assuming that there is not engaged in making interstate outward supply of goods a current financial year, Mr. Zafar is eligible to offer composition scheme. मतलब अगर आप ये प्रॉब्लम देखोगे, आप भी डाउनलोड करके देख सकते हो, नवंबर सीए इंटर न्यू सिलेबस का पेपर है, 19 न्यू सिलेबस 2019 का पेपर है। इसमें इस पे फोकस किया है कि प्रीवियस ईयर में जो किया है वो किया है, उसके करंट ईयर में नहीं किया है ना, ठीक है, उसे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। तो हुई ना बात कंफ्यूजन वाली, और लो कर लो बात, अब क्या करें। ओके, मैंने सीए फाइनल का आपको पेपर बताया, सीए इंटर का पेपर बताया। वो जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया हो तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर पूरा कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन में ये कहते हैं कि नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से कोई कंसर्न नहीं, करंट ईयर में नहीं कर रहा है, हम वो एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। अब क्या करें, अब क्या करें, मुश्किल तो हो गई ना बेटा, आप मेरी बात समझ रहे हो, मुश्किल तो हो गई ना। तो इसलिए जो टीचर्स सीए इंटर को ही जीएसटी पढ़ाते हैं उन टीचर का कहना है कि ये स्कीम सिर्फ करंट ईयर को अप्लीकेबल है। जो टीचर सीए फाइनल में पढ़ा रहे हैं वो इंटर और फाइनल, मैं तो दोनों को पढ़ा रहा हूँ। मेरी हालत तो ऐसी है कि मैं कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ। अब आपको क्या, इंस्टीट्यूट ने अपने अलग अलग व्यू लिए, कोई स्पेसिफिक इसके ऊपर व्यू नहीं दिया है। तो आपने एग्जाम में क्या करना चाहिए, आपने एग्जाम में मैंने जो पढ़ा है वो भी ले सकते हो, या ये सीए इंटर के ऑप्शन में आप जाके ये भी ले सकते हो। क्लैरिटी ना गवर्नमेंट से है ना आईसीएआई से है, पर आपका एजम्पशन फिर प्रॉपर लिखना। आप एजम्पशन कि आपने नोट लिखना कि कंपोजिशन प्रीवियस ईयर में अप्लीकेबल नहीं, करंट ईयर में ही अप्लीकेबल है 10-2 की कंडीशंस, इसलिए उसको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। पर बेटा एम्बिग्यूटी है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, आईसीएआई अपने अलग अलग व्यू दे रही है और आईसीएआई अपने व्यू बदल भी सकती है। आपके एग्जाम तक अगर इसके ऊपर मुझे क्लैरिटी मिल जाए, मैंने इंस्टीट्यूट को भी मेल किया है, तो इसके ऊपर अगर मुझे क्लैरिटी मिल जाए तो डेफिनेटली मैं आपके साथ स्पेशल वीडियो डाल के शेयर करूँगा। इम्पॉर्टेंट वीडियोस जरूर देखिएगा www.vsmartacademy.com/विशाल सर पे जो भी अपडेट आती है, तो मैंने में एक आधी बार उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली अगर इस पे के ऊपर कोई क्लैरिटी आई तो मैं उसके ऊपर वीडियो डाल के आपके साथ डिस्कशन करूँगा। डन। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे, जहाँ तक देखा जाए एक अलग अलग ओपिनियन अलग अलग ऑथर्स के, ठीक है। एग्जाम में फिलहाल आप मैंने जो पढ़ाया आप वो भी ओपिनियन ले सकते हो, क्योंकि मैंने क्वेश्चनर्स और बाकी सब मेरे ओपिनियन के हिसाब से सॉल्व किए हैं। हो सकता है अदर टीचर जो फाइनल का हो इंटर का हो ये ओपिनियन ले, मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा, वो भी सही है, मैं भी सही हूँ। या हो सकता है मैं कभी ये जो व्यू है इसको सही कह दूँ, एक बार क्लैरिटी आ जाए, तो क्लैरिटी अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। सॉरी बेटा मैंने आपको कन्फ्यूजन में रखा, पर मैंने नहीं, इंस्टीट्यूट ने रखा है, तो आप दोनों में से कोई भी व्यू फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो कोई ऐसा कह सकता है सर फाइनल में हम फाइनल का व्यू फॉलो करेंगे, इंटर वाले इंटर का व्यू फॉलो करेंगे। बेटा लॉ है, ऐसे फाइनल इंटर में नहीं बदलता है, पर आपकी मर्जी, ठीक है।
तो चलिए, ये मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए बेटा, यहाँ पे ओके, कंफ्यूजन तो आपको समझ में आया होगा। अ, अभी तो आप ऐसा करो कि मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहता हूँ, तो अभी तो आप ऐसा ही करो बेटा कि मैंने जैसा पढ़ाया है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों लेके चलो एट फाइनल लेवल। आपके एग्ज़ाम तक कोई क्लैरिटी आ जाती है तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा और सबको आपको एसएमएस आ जाएगा। वैसे भी आपको इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट www.vsmartacademy.com/विशाल सर पे एग्ज़ाम के 1 महीने पहले देख लेना, वहाँ वीडियोस में अपलोड करते रहता हूँ, कोई चेंज होता है तो। ठीक है, तो कन्फ्यूजन में लग रहा है ना आपको, अब करे क्या बेटा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, बस यहीं रुकते हैं। ओके, अभी तो आप, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी यही बेस पे सॉल्व किया है कि दोनों ईयर में कंडीशंस अप्लीकेबल होगी, लेकिन कन्फ्यूजन तो है। मैं कोशिश करूँगा कि इंस्टीट्यूट को फॉलोअप करूँ और इसके रिसर्च डिटेल में जाऊँ और आपको इसके ऊपर क्लैरिटी दूँ। वैसे सीबीआईसी को मैंने 2 बार ट्वीट कर दिया है पर अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो चलो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंपोजिशन लेवी ख़त्म होता है।